एंड उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो भी सिस्टम आगे आएगा उसको। तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है चिलेटिंग एजेंट। लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा बहुत चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं और क्या इसमें कौन कौन से कंटेंट है जो हम यूज करते हैं, उनका क्या पर्पस है, अलग अलग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। चिलेटिंग एजेंट मींस इन सम केसेस चिलेटिंग एजेंट मींस लाइक आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स, स्पेसिफिक आयन और स्पेसिफिक केमिकल्स की अगर टॉक्सिसिटी होती है, इन दैट सिचुएशन we will give the chelating agent to the patient. Chelating agent, this chelating agent bind with this toxic material and form a non-absorbable non-toxic component. ये चिलेटिंग एजेंट आपके जो टॉक्सिक मटेरियल उसके साथ कंबाइन करेगा और एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट मॉलिक्यूल इज नॉन एब्जॉर्बेबल, व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी फ्रॉम द जीआईटी, और इट इज नॉन टॉक्सिक एंड दैट विल बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको बॉडी से आउट कर देगा। सो टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एजेंट्स पढ़ेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग एजेंट। हिंदी में बोले चिलेटिंग का मींस चिपकने वाला। जैसे हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम जहां पे ड्रग पढ़ाई थी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इज अ चिलेटिंग प्रॉपर्टी विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ जाके चिपक जाती है। एज लाइक कैल्शियम इज अ नेचुरल चिलेटिंग एजेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए चिलेटिंग एजेंट का काम कौन करता है? कैल्शियम। आपकी हर एक बोन को एक ओस्टोसाइट को जोड़ के रखने वाला कैल्शियम, जिससे आप खड़े हो पा रहे हो। इसलिए तो जब फ्रैक्चर हो जाता है कैल्शियम की टैबलेट्स, कैल्शियम प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं ताकि बोन जल्दी से क्या हो जाए, वापस अटैच हो जाए, हील हो जाए क्विकली। सो इसके बारे में आज बात करेंगे, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स कंबाइन विद मेटालिक आयंस एंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस। सिर्फ किसमें सोल्यूबल होंगे? वाटर में। सो स्टूल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, वाटर में सोल्यूबल होके, एंड रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से आउट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। दीज आर नोन एज ए चिलेटिंग एजेंट्स एंड द फ्यू एग्जांपल्स आर dimercaprol, disodium acetate, calcium disodium acetate, as well as that d-phencylamine, dafloxamine. So these are the examples जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेफ्रिप्रॉन, सारे वन बाय वन में डिस्कस करूंगा, किसको हम कब यूज करते हैं और यस कौन सी टॉक्सिसिटी, किस आयन की टॉक्सिसिटी पे आप कौन सा यूज करेंगे, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट? क्लियर है? चिलेटिंग एजेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर आयन, मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बॉडी को इजीली एक्सक्रीट आउट करके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेंगे। दीज आर नोन एज द चिलेटिंग एजेंट्स। क्लियर है सभी को? मोस्टली देयर विल बी ए मॉडल पेपर टुमारो, सेकंड मॉडल पेपर फॉर दिस बैच। यस, सो कल सेकंड क्लास में आपको बता देंगे टाइमिंग कितनी बजे रहेगा। शायद जो टाइम तो वही है जो हर बार होता है आपका, कितने बजे? 9 10। सो सेम टाइम जो भी है वही टाइम रहेगा। मॉडल पेपर एंड देन आंसर, जो आपका नंबरिंग चेक जो भी है, प्राइस एंड देन पेपर सॉल्यूशन। यस, मॉडल पेपर कौन देगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है मॉडल पेपर के बारे में। लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी से निकालेंगे किसका पेपर आएगा। इसमें मेरा आएगा तो मैं लूंगा, बाकी किसी और का आएगा तो दूसरे टीचर लेंगे। हाँ, सभी को आना है, ये नहीं कि कल ही आए सर हम तो। कोई बात नहीं, आप कल ज्वाइन किया हो, परसों ज्वाइन किया हो या आज ही आए हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको आना है, सबको पेपर देना है और अपना असेसमेंट करना है कि आप किस लेवल पे हो, पानी में डूब जाओगे या कहाँ पहुंच जाओगे। यस, हाँ। एक एक मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक वाला लिख लिया सारा, हटा ले इसको। एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक में बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसको हटा ले। तो उसने क्या किया, वो कहीं जा रहा था और रास्ते में क्या हुआ, एक रिवर आ गई ऐसे, रिवर आ गई ऐसे, रिवर में पानी भरा था यहाँ इस लेवल तक, फुल रिवर भरी हुई थी। उसके साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी साथ में थे। उसने क्या किया कि उसने इस सारी रिवर का ऐसे मेजरमेंट किया कि रिवर कितनी डेप्थ में है, ऐसे सबका क्या किया उसने, पूरा मेजरमेंट किया और सबको निकाल के उसने देखा, और जो डेप्थ आई, एवरेज उसने सबका निकाल दिया। यहाँ पे 1 फीट 2 फीट 4 फीट जो भी था, सबको निकाल के उसने क्या निकाला, एक एवरेज। एवरेज निकालते थे, औसत। उसने देखा कि जो औसत आया हुआ है 4 फीट, जो डीप वाटर है वो कितना है, 4 फीट एवरेज वाटर डीप है। अब उसने देखा अपने फैमिली की तरफ, और अपना देखा तो बोला मैं 7 फीट लंबा, और बाकी लोगों को भी उसने देखा, और जो सबकी जो हाइट थी वो इस एवरेज हाइट से ज्यादा थी। एवरीवन हैज द हाइट व्हिच इज मोर देन दिस एवरेज हाइट। नाउ उसने बोला नो इश्यू, आ जाओ सब मेरे पीछे पीछे, हम यहाँ पे नहीं डूबेंगे, हम इसको इजीली क्रॉस कर लेंगे, वी विल क्रॉस दिस रिवर वेरी इजीली बिकॉज़ आवर हाइट इज मोर देन दिस एवरेज हाइट। सो वो वॉक करके पहुंचा, इस साइड से इधर पहुंचा। व्हेन दिस मैथमेटिशियन रीच हियर एंड देन ही स्टार्ट लुकिंग बैक साइड, नो वन इज देयर, कोई नहीं बचा, पीछे कोई है ही नहीं। सो उसने स्टार्ट किया, कहां गए सारे? तो सारे उस पानी में बह गए, डूब गए सारे, नदी में सारे अंदर पानी में डिप हो गए, सारे डूब गए।
उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मेरे जितना ज्ञानी मैथमेटिशियन पर्सन ने ये हिसाब लगाया पूरा, और इसमें ये फेल कैसे हो सकता है। उसने फिर से मेजर किया सबको, एंड अगेन उसने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो अगेन एवरेज क्या आया 4, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स गलत नहीं था। गलत क्या था, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एवरेज हाइट, तो वो सबका एक एवरेज औसत है। लाइक यहाँ पे हो सकता है ये जो हाइट है वो 6 फीट है, ये हाइट 5 फीट है, ये 3 फीट है, ये 2 फीट है, ये 1 फीट है। सो एवरेज हाइट कितनी है, 4 फीट है। मींस यहाँ तक जो आएगा 4 फीट वो तो नहीं, लेकिन यहाँ से जब वो आगे जाएगा तो यहाँ तो डूबेगा ना पर्सन, 5 और 6 में जाके वो क्या होगा, डूब जाएगा। पर उसने क्या निकाला था, एवरेज। तो उसने वापस निकाला, फिर भी सेम आया। तो फिर उसने एक सेंटेंस बोला उसने, और उसका आंसर आज दिन तक नहीं मिला। क्या था सेंटेंस, कि मैथ्स का हिसाब, मैथमेटिक्स गणित का हिसाब ज्यों का त्यों, फिर कुनबा पूरा डूबा क्यों। कुनबा मींस होता है परिवार, फैमिली। मैथमेटिक्स यानी मैथ्स गणित का हिसाब ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा का वैसा, 2 बार कर लिया वही आ रहा है। फिर कुनबा पूरा डूबा क्यों, तो बताओ क्यों डूबा, उसको पता है। अगर आप मैथमेटिक्स में कोई गलती है तो बताओ उसको, कुछ गलत किया उसने, फिर भी उसका फैमिली क्या हो गया, बह गया, पूरा गया। सो कभी कभी ऐसे हो जाता है, हम सोचते हैं पता नहीं बहुत ज्यादा, पर वहां पे हम सही भी होते हैं हो सकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जैसे अभी जो एक रिजल्ट आया था, इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा होगा, तो इलेक्शन के रिजल्ट में सब खुश है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन हारा, ना ये हारा ना वो हारा। फिर रिजल्ट तो क्या रिजल्ट रहा, किसी को कुछ समझ नहीं आया, वो नहीं खुश हो रहा है, उधर वाले ढोल बजा रहे हैं, इधर वाले कुछ और कर रहे हैं, पता नहीं। मतलब उसमें खुशी सबको हो रही है, और ऐसा ही होना चाहिए फिर, ये दोनों ही खुश, मजे, हाँ हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। लाइक एक हमारा फ्रेंड था, सो वो ट्रेडिंग करता, ट्रेडिंग जानते हो, शेयर मार्केट। सो उसका जो ये था पोर्टफोलियो देखा मैंने, तो उसके 19 लाख जो थे वो उसमें माइनस में थे, नेगेटिव थे, यानी नुकसान में चल रहा 19 लाख रुपए का। फिर अभी ये इलेक्शन का थोड़ा दौर आया और ये बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो अभी उसका ये जो आया वो कितना आ गया, -4 लाख, यानी उसने इतने रुपए कमा लिए। कितने कमाए, 15 लाख रुपए 3 दिन में। अब ये पर्सन भी खुश हो रहा है कि मैंने 15 लाख रुपए रिकवर कर लिए, मैं बेवकूफ, तो 19 लाख रुपए माइनस में बैठा है और 15 लाख रुपए आ गए, और 4 साल से मर रहा है इधर, कमाए क्या तूने 4 साल में, है। तो ये इसको भी लग रहा है कि मैं खुश हो रहा हूँ, मैं कमा ली, कुछ नहीं कमाई तो अभी भी -4 में है, और 4 साल जो तू लाइफ में पीछे गया वो अलग है, उसका हिसाब ही नहीं तेरे पास भी। 4 साल में तो और कुछ करता तो पैसे तो कमाता, किया तो कुछ नहीं, अपने पैसों को क्या कर रखा है, जीरो। 4 साल में जीरो ही हुआ, बैंक में लगता तो थोड़े बहुत तो बढ़ते, 1 लाख रुपए आते कम से कम। सो ये आज की कंडीशन हो गई कि हर एक पर्सन खुश है, मैंने कुछ तो किया है, क्या किया, माइनस कम हो गया, पहले ज्यादा माइनस में था अब कम माइनस में हो गया, इसलिए खुश हूँ। सो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को तो सच में एग्जाम देना है, रियल नंबर लाने हैं, और फिर खुश होना है। हम खुश नसीब है अभी तो कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होता है, नॉट सेट एग्जाम, और दिल्ली एम्स कराता है, कोई एजेंसी के थ्रू हमें नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे अभी आपने नीट का रिजल्ट देखा हो, नीट का रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जो मैंने पहले दिन जब पेपर में पढ़ा तो मेरे ही वो उड़ गए। मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ाए हैं, बच्चों का भविष्य तो अंधकार में हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल कि इन आवर इंडिया the 67 student will get 720 out of 720, and the exam which is a NEET exam, it is not a normal exam, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम, इसमें 67 लोगों ने कितने नंबर लिए, 720 आउट ऑफ 720। अरे वो कोई बात नहीं, कहीं से भी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो उसकी गलती, बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती बहुत सारी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हमारा एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, और उसको एग्जाम को कौन कराएगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसी एजेंसी ने इस एग्जाम को भी कराया था। अब मेरे को टेंशन तो होने लगी उसी दिन से कि हमारे भी बहुत सारे 30-40 लाख फॉर्म आए इसमें, ईएसआईसी में नॉट सेट से ज्यादा फॉर्म आए हैं, पता है आपको, उससे भी ज्यादा फॉर्म ईएसआईसी में आए हैं। कि अब आप सोच सकते हो नॉट सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब किसको समझते हैं लोग, एम्स के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर है मैक्सिमम ने फॉर्म भरा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में जाएं। एम्स की जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो ऑटोनोमस होती है, परमानेंट नहीं होती है, वो ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस का मतलब एम्स खुद चलाता है उसको, जैसे अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हो, आपकी एम्स यूनिवर्सिटी है, सब कुछ एम्स के हाथ में, एग्जाम भी वही उनकी मर्जी होगी तब कराएगा। वैसे हम हॉस्पिटल में भी ऑटोनोमस है, जो चाहेगा एम्स करेगा। लाइक अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले हमारा जो कुछ अलाउंसेस इंक्रीज किए, हमें अभी तक वो नहीं मिल रहे, बाकी सारे ईएसआईसी, रेलवे सबको मिल रहे हैं, 6 महीने हो गए मिलते हुए, हमारे पेंडिंग है 70-80 हजार रुपए। वो क्या बोलते हैं, अभी तक ऑर्डर नहीं आया हमें, जब तक कोई बोलेगा नहीं हमें ऑर्डर स्पेशली एम्स वालों को देना है तब हम देंगे, तक नहीं देंगे। सो हम उसमें ही बैठे रो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे नीचे लिखा होता है आईडी कार्ड पे, एम्स इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, और रूल्स रेगुलेशन सारे अपने बनाएगा, खुद सोचेगा, किसी का हाथ में नहीं है, बस गवर्नमेंट पैसे देगा, हमारी मर्जी आएगी वैसे खर्च करेंगे, इसीलिए सब कहां जाना चाहते हैं, ईएसआईसी में, इसलिए इतने फॉर्म है। तो ये कभी पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉसिबिलिटी कि किसी भी बच्चे के जिसका रैंक 68 और 69 आया, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसी बच्चे 68 और 69 जो रैंक आई है उसी बच्चे को ग्रेस दिया गया, बाकी को ग्रेस दिया ही नहीं। ग्रेस किसको मिला, जिनको पहले से पता था कि इसके 68 और 69 आई, ये दोनों इंटेलिजेंट, इनको इसलिए ग्रेस दो, बाकी लोगों को दिया ही नहीं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, भाई ग्रेस का ऐसा कोई रूल होता नहीं है, जब कोई पेपर होता है, आप टाइम पे अगर नहीं आ रहे तो आपकी गलती है, अगर पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है वो स्टूडेंट की या उसकी इंस्टीट्यूट वो सेंटर वाले का प्रॉब्लम है, कभी भी कोई ग्रेस मार्किंग का ऐसा रूल नहीं होता है। अगर नॉर्मली देखें तो 720 का पेपर है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, अगर आप 99 क्वेश्चन करते हैं तो आपके नंबर आएंगे 716, यानी पहली रैंक वाले के आएंगे ये, और दूसरी रैंक वाले आएंगे ये। अगर एक गलत करते हैं तो एक नंबर माइनस होता है, तो टोटल 5 नंबर माइनस होंगे, तो नंबर आएंगे 715, यानी नंबर इस सीरीज में आने चाहिए 720, 716, 715, बट नंबर कैसा है 720, 719, 17, पता नहीं क्या चल रहा है। सो साजिश चल रही है, पता नहीं कौन सी साजिश। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, ऑफिशियल डेट इज 14th ऑफ जून, ऑफिशियल डेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट इज 14th ऑफ जून, जो अभी तक आई नहीं है, but the result was already declared in 4th of June, because on the same day the election result is announced and everyone is busy in election result.
देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है तो इस नीट को कौन देखेगा? सो सब किसमें बिजी थे? इलेक्शन रिजल्ट में। उनको हाँ अपने अपने पार्टी को जिताने में लगे सारे, और तब तक नीट का रिजल्ट होकर खत्म हो गया। सब सोचा कि कुछ पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा अपना रिजल्ट खत्म। इसलिए रिजल्ट ऑलरेडी कब डिक्लेयर कर दिया? 4 जून को। सो ये पता नहीं क्या क्या है, बड़ी बड़ी गलतियां। बट हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लाइक जो लास्ट जून के अंदर कुछ क्वेश्चंस आउट हुए थे, तो उस सिर्फ उस एक ही कंप्यूटर से आउट हुए थे, उस स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और सेंटर को हटा दिया। सीटी में सेंटर नहीं आता है, तो इसीलिए हमारे एग्जाम में कभी भी पेपर पहले आउट नहीं हुआ है और ना होगा। हाँ, सेंटर से कोई कर रहा है ऐसी गड़बड़ी, तो उसको पकड़ के तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपके रिजल्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसलिए आप बेस्ट फील्ड में है, बेस्ट नर्सिंग फील्ड जो हमारा सबसे बेस्ट है, उसमें आप कर रहे हैं जो तैयारी, और आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में है जो सुपर स्पेशलिटी रखता है नर्सिंग करियर में। तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार रहे आने वाले नॉर्थ सेट के लिए। जैसे हमने अभी देखा नॉर्थ सेट में हमारा फर्स्ट रैंक, एसएसबी का 2 दिन पहले रिजल्ट आया। वो स्टूडेंट अभी जो आपने आज देखा होगा, कल ही उसने मुझे भी मैसेज किया था। मैं तो पता नहीं था, मुझे सर ने बताया था, पता चला तो उसने मैसेज किया और उसने नीचे लिखा था कि सर आई नो आप बिजी होंगे और आप मेरा मैसेज जब टाइम मिले तब देखना। तो मैंने कल ही देखा, उसने 3 दिन पहले मैसेज भेजा हुआ था, मुझे भी नहीं पता, मैं देखा तो सच में उसमें लिखा हुआ उसने कि मुझे पता है सर आप बिजी रहोगे, आप मैसेज जब भी देखो तब रिप्लाई करना। मैंने ठीक है फिर वापस पता चल गया हमें। सो यस, हाँ वो एक्चुअली मैं ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं हूँ, मोबाइल फ्रेंडली नहीं, ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता हूँ। और एम्स में हमारे पास वहाँ पे एक फैसिलिटी है कि हमारे वहाँ नेटवर्क नहीं आता एम्स में, तो वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और ओटी में जाने के बाद वो बिल्कुल नहीं आता है, तो अच्छी बात है, मस्त रहते हैं वहाँ पे, कोई फोन नहीं कुछ नहीं। और वाईफाई होता है वहाँ पे, और वाईफाई में उन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम सब ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ गूगल चलता है और कुछ नहीं चलता है, तो वो भी अच्छी बात है, कुछ भी नहीं चलता है, मस्त रहते हैं। सो इसीलिए हाँ हाँ। सो नेक्स्ट आगे चलो ड्रग पे आ जाते हैं अब। सबसे पहले ड्रग जो हम पढ़ेंगे दैट इज डाइमर कैप्रोल। सो ये अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं जाएं और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आए। लाइक लास्ट ईयर जब मैं कश्मीर गया तो वहाँ बहुत अच्छा था। वहाँ इसलिए अच्छा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो दूर, वहाँ पे कॉल भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ हमारी सिम ही नहीं चलती है। हमारी आपकी जो ये सिम होती है प्रीपेड, जो भी प्रीपेड सिम है, ये चलती नहीं, वहाँ पोस्टपेड चलती है। मैंने कहा अच्छा हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों यही है, तो फोन किसी का आएगा नहीं और बाकी करना क्या, मस्त रहो। सो 10 दिन तक किसी का फोन नहीं आया, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। सो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, कभी कभी लाइफ में ऐसा रिलैक्सेशन आना चाहिए, वरना ये फोन परेशान कर देता है पूरे दिन भर रात भर। चलो आगे क्या है? डाइमर कैप्रोल फर्स्ट ड्रग, द फर्स्ट चिलेटिंग एजेंट दैट इज डाइमर कैप्रोल। सो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहां पे हम इसको यूज करेंगे? इट वाज डेवलप्ड एज एन एंटीडोट फॉर arsenic. Whenever you have any patient with arsenic poisoning or high amount of arsenic ingested by the patient, our first drug जो हम यहाँ से एंटीडोट यूज करेंगे that is the dimercaprol. arsenic drug जो एंटीडोट है arsenic का, ये dimercaprol. The next is the sulfatyl group of dimercaprol bind with the metal means arsenic and form the chelating complex. ये arsenic और जो आपका dimercaprol है दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद chelating complex बनाएंगे और वो chelating complex GAT में डिसॉल्व होकर आपके स्टूल में मिक्स होकर बॉडी से आउट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट रूट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सो इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM। सो एग्जाम में दो याद रखना, एक तो पहला डाइमर कैप्रोल किस ड्रग के लिए, किस सब्सटेंस के लिए है, तो आर्सेनिक, और दूसरा विच रूट। तो आंसर इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन फॉर द पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डाइमर कैप्रोल के। क्लियर है? क्लियर है ये? योर पीडियाट्रिक नर्सिंग क्लास वाज प्लान ऑलरेडी, मैंने बोला था संडे को प्लान करेंगे, बट ऑन दिस संडे देयर इज मॉडल पेपर, मॉडल पेपर है और इस वजह से कल तो नहीं हो पाएगा। सो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट ऑन मंडे, मंडे को रखेंगे। सो मंडे को पीडियाट्रिक आपका कंप्लीट, जो ओल्ड स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उनका जो टॉपिक पेंडिंग है, तो उसको हम कंप्लीट करवा देंगे मंडे को मॉर्निंग में, जो आपका 4 आवर का क्लास होगा उसमें। यस, बाकी इंटेग्रोमेट्री आपका ऑलरेडी रनिंग है, 5-6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। फार्मास कंप्लीट हो जाएगा और गायनेकोलॉजी 2-3 क्लास, आई थिंक सर ने बोला कि 2-3 क्लास और है उसमें हो जाएगा। कार्डियक सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए 1 या 2 क्लास कुछ और बाकी बता रहे हैं, इतनी है। उसके बाद ब्लड है, 4 से 5 क्लास ब्लड की है और 1 क्लास सुबह होगी वो स्केलेटल की होगी। तो इस तरह से आपका सिलेबस, और इस बीच में 4 क्लास रिसर्च की भी आएगी। रिसर्च और आई थिंक एडमिन तो सर ने पढ़ा दिया, एक तो पढ़ा दिया था, रिसर्च जो नहीं पढ़ाया था वो आपको सर पढ़ाएंगे। तो मोस्टली बिफोर 28 ऑफ जून जो आपका फाउंडेशन डे हमारा, तो उस दिन आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट अनाउंस करेंगे और फेयरवेल भी रख देंगे आपका। और पुराने वालों की बात कर रहे हैं जो अक्टूबर बैच ज्वाइन किया था, उनकी हम बात कर रहे हैं। यस, बाकी सब यही रहना, ये भी यही रहेंगे, डोंट वरी, एग्जाम तक इनको भी यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। पर एक ऑफिशियली हमारी तरफ से बोलेंगे कि हाँ हमने आपका सिलेबस कर दिया, ये बोल देंगे नहीं कि नहीं किया सर अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर आफ्टर फाउंडेशन डे मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा कुछ नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। डाई नेक्स्ट इज द डाई सोडियम एडिटेट। डाई सोडियम एडिटेट की बात करें, द फर्स्ट वन इज डाइमरकेप्रोल व्हिच इज फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड इट इज गिवन इंट्रामस्कुलरली। डाई सोडियम एडिटेट आपने पहले भी सुना होगा, सुना है नहीं सुना? ईडीटीए सुना होगा, ईडीटीए, इथाइल डाई सोडियम एडिटेट, ईडीटीए। सो वहां पे टेट्रा होता है, यहाँ पे डाई होता है। इथाइल जो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं और वहां पे जो है टी आता है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग है सेम टाइप का। सो इसकी बात करें यहाँ पे, इट इज द इट बाइंड विद कैल्शियम एंड फॉर्म कैल्शियम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। सो जो ईडीटी होता है उसमें भी आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यस, और उसमें भी सेम मैकेनिज्म है, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा और क्लॉटिंग नहीं होने देगा। सेम यहाँ पे भी अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी में हाई होता है, इंक्रीज होता है, इफ द हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज देयर इन योर बॉडी, देन यू विल टेक व्हिच एंटीडोट, डाइसोडियम एडिटेट। नेक्स्ट, used in the treatment of hypercalcemia. So calcium का हाई लेवल वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर, फर्स्ट सबसे ज्यादा किसको, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम?
high level of calcium is very dangerous for which organ? First, kidney, liver, heart, respiratory system. सबसे पहले किस organ को problem create करे? Kidney. Very good. So high level of calcium is very dangerous for your cardiac system because it produce the severe arrhythmias. सीवियर डिसरिथमिया कॉज करेगा और उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट बंद हो जाएगा. किडनी के पास तो एबिलिटी है वो उसको बाहर निकाल सकती है, और नहीं भी निकलेगा तो बाद में भी निकाल सकता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. पर पहला इश्यू किसके साथ आएगा? हार्ट के साथ में. इसलिए हाइपर कैल्शियमिया को इमीडिएटली, हाइपर कैल्शियमिया एज वेल एज हाइपर कैलेमिया बोथ आर वेरी डेंजरस फॉर योर कार्डियक सिस्टम. The route for this disodium acetate is the intravenous. This is given IV. So दो कंप्लीट. पहला आपका the first one is dimercaprol for arsenic poisoning and intramuscular injection. Second one is disodium acetate and it is given IV for the calcium poisoning or the hypercalcemia. Clear? Clear? Move करें. Next. Third one is the calcium disodium acetate. So previous one में calcium नहीं था, इसमें हमने ऑलरेडी जो पहले दिया वो क्या था? सिर्फ डाइसोडियम एडिटेट था, और वो किसके साथ बाइंड कर रहा था? कैल्शियम के साथ. आफ्टर बाइंडिंग विद कैल्शियम इट इज द कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट. एंड जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है तो ये क्या बनाएगा? सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द जिंक कॉपर मैग्नीशियम पॉइजनिंग. सो ये कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं जैसे लेड, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, इनके साथ भी. पर प्राइमरी किसके लिए है? लेड पॉइजनिंग. तो प्लेन अगर डाइसोडियम एडिटेट है तो वो पहले किसके साथ बाइंड करेगा? कैल्शियम के साथ. और जब ये नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट तो वो लेड, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम. द नेक्स्ट इज, ये भी किस रूट से देंगे? सेम आईवी रूट से आप देंगे. एंड इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर किडनी. सो जो भी नेफ्रो रिलेटेड डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनको आपको इसको बहुत ही केयरफुली प्रोवाइड करना है. क्लियर? चाय पीना है? हाँ, अरे इतनी कमी में चाय कहाँ पियोगे आप? हाँ, मेरे को तो पीना ही पड़ेगा, लेके आ गया था. आपको पीना है? एक ही चाहिए, कौन पिएगा? है? सो एक वो होता है, एक तो तलब होती है चाय की कि चाय नहीं तो फिर नहीं होगा. हमारे उसी तलब नहीं है. चाय मिले तो भी ठीक है, और नहीं मिले तो भी कोई इश्यू नहीं है कि सिर दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता है. मैंने पहले भी आपको बताया था तलब जो होनी चाहिए वो किसकी रखनी है? मंजिल की, नॉर्थ सेट की. लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब नॉर्थ सेट की. आप खुद को आग में झोंक देंगे. ठोकरे कहती है मारा जाएगा. जब आप चलते हो तो ठोकर क्या कहेगी? मैं मार दूंगी तुझे. ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे. तो बिल्कुल हम देख लेंगे, जो भी आएगी ठोकरे रास्ते में जो कुछ है सबको देख लेंगे, तुम टेंशन उसकी मत लो, हम सब पार करके आगे पहुंच जाएंगे. तो इसी पे हम चाय पी लेते हैं. आप लिख लिया? ऑनलाइन वालों को भी पीनी है. सो मूव करें आगे. आप लोग लिखो अगला, तब तक मैं चाय का सिप ले लेता हूँ, नहीं तो ये फिर कोल्ड कॉफी हो जाएगी, कोल्ड टी हो जाएगी. लिख लिया? First is D-penicillamine. I very well explained about the penicillin. समझा होगा आपने. So when we degrade the penicillin, degrade means penicillin का जो इफेक्ट है उसका, जो जैसे एक लाइव वैक्सीन होता है, किल्डेड वैक्सीन होता है. So लाइव वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल होता है या उसके साथ कुछ किया जाता है? क्या करते हैं लाइव वैक्सीन वाले बैक्टीरिया के साथ? लाइक माइकोबैक्टीरियम है, वो आपकी बॉडी में लगाओगे टीबी के लिए. बीसीजी लगाएंगे? क्या करोगे? हैं? एडिक्वेशन, एटीन्यूएट. हाँ, एटीन्यूटेड. सो एटीन्यूटेड या सिंपल वर्ड में बोलते हैं हम उसके जो बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में जाके इंफेक्ट कर सकता है उसको क्या करते हैं? थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, उसके पावर को कम कर देते हैं. सो वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता है. एक्ट एज एंटीजन बट नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इन्फेक्शन. और एंटीजन का वर्क करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी और अगली बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. सेम यहाँ पे पेनिसिलिन की जो स्ट्रक्चर होती है, पेनिसिलिन होती है, उसको हमने क्या किया? थोड़ा इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया. तो नया जो बना उसको क्या नाम दिया? डी पेनिसिलिन. इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन. इट इज इफेक्टिव इन कॉपर, लेड, मर्करी एंड जिंक पॉइजनिंग. इट इज वेरी इफेक्टिव इन जिंक, जिंक सॉरी, कॉपर पॉइजनिंग. कॉपर के अंदर हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसको. एंड आल्सो यूज्ड इन विल्सन्स डिजीज. जानते हो व्हाट इज विल्सन्स डिजीज? व्हाट इज विल्सन्स डिजीज? कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है ये? जीआईटी, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, नर्वस, रीनल, रीनल सिस्टम का डिसऑर्डर. ओके. सो विल्सन डिजीज इज अ डिजीज ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम, नॉट अ सिंगल बॉडी सिस्टम. इट इज अ डिजीज ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम. ये एक डिजीज आपके सिर्फ रीनल सिस्टम का नहीं है, सारी के सारे सिस्टम का प्रॉब्लम है. अब क्या होता है इसको देखो. विल्सन डिजीज जो आप रीनल सिस्टम की बात करते हैं वो होता है विंस ट्यूमर, वो सिर्फ रीनल में होता है, लेकिन ये अलग है. क्या होता है विल्सन? इसका क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है. विल्सन डिजीज. सो विल्सन डिजीज के अंदर फर्स्ट कंडीशन, इट इज अ डिजीज ऑफ abnormally
हाई लेवल ऑफ कॉपर। पहला पॉइंट क्या है, डिजीज क्या है, हाई लेवल ऑफ कॉपर। जो आपकी बॉडी में कॉपर होता है उसका एक्सेसिव लेवल होना, बॉडी में हाई लेवल होना, दैट इज नोन एज विल्सन डिजीज। जब कॉपर का बहुत ही ज्यादा हाई लेवल आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगा, उससे पहले मैं समझाता हूं कॉपर बॉडी में नॉर्मली कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे इसका बॉडी आउट होता है। सो दिस इज द कॉपर। मेटाबॉलिज्म के लिए एक ही ऑर्गन है हमारे पास, कौन सा ऑर्गन, लीवर। सो कॉपर जो आपकी बॉडी में जिस भी बॉडी पार्ट में कॉपर व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड रीच इनटू द लीवर फॉर द मेटाबॉलिज्म। इट शुड रीच इनटू द लीवर फॉर द मेटाबॉलिज्म। भाई आप जहां भी हो आपको यहां आना पड़ेगा अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो। ऑफलाइन बाकी घर पे बैठे तो नहीं हो सकता है भैया, तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन इज नॉट पॉसिबल। सेम लाइक इफ कॉपर मेटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड देन कॉपर शुड रीच टू द लीवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम बॉडी टू द लीवर। लाइक आपको भी घर से आने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपके पैर होने चाहिए सही, अगर नहीं तो फिर व्हीकल लाओगे, कुछ करोगे, जो भी है आपकी इच्छा है, किसी से भी आप आ सकते हो। सो वैसे ही कॉपर को भी कहाँ जाना है, लीवर के पास। और इसको लीवर के पास ले जाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक रखा हुआ है। क्या है, एक बड़ा सा ट्रक है, सही होता है ट्रक, हाँ पता नहीं क्या क्या बनाते हैं हम लोग ना। सो दिस इज अ ट्रक, अच्छी है हाँ। इस कॉपर को क्या किया इसमें लोड कर दिया एंड यहाँ से फिर कहाँ लेके गए, लीवर के पास। लीवर ने इसको क्या कर दिया, मेटाबोलाइज। लीवर में से क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबोलाइज होने के बाद में बॉडी से आउट हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया थ्रू द किडनी। नाउ विल्सन डिजीज का कोज क्या क्या हो सकता है वो हम बात करते हैं। सो फर्स्ट कोज इज इफ द कॉपर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बॉडी टू लीवर इज ब्लॉक्ड। तब हो सकता है हाई लेवल कि इसका क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, जैसे यहाँ है तो यही पड़ा है, आगे उधर लीवर के पास जा ही नहीं रहा, तो क्या वो आपका डिक्रीज होगा। सेकंड थिंग, इफ द लीवर इज डिजीज्ड, लीवर में क्या हो रखी है, डिजीज हो रखी है, प्रॉब्लम हो रखी है, तो क्या आपका कॉपर यहाँ आने के बाद मेटालाइज होगा, नहीं होगा, तो सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। थर्ड, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है, नो नहीं हो सकता है, क्योंकि लीवर के अंदर ऑलरेडी क्या हो गया है, मेटाबोलाइज हो गया, और मेटाबोलाइज हो गया तो ज्यादा इश्यू हमारी बॉडी में नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म है और उसके बाद कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम है इससे पहले। अब विल्सन डिजीज में प्रॉब्लम क्या होगा, इसका तो ट्रक का नाम तो रख दे कुछ, इसका नाम क्या रखें, कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉपर इज डन बाय ट्रांसफरेंस, ट्रक रेस रख देते नाम इसका, ट्रक रेस जो भी आपने सही नाम बताओ इसका क्या है। सो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है बहुत बार, क्या होता है बता दे। जब भी ऐसा कुछ आता है फिर यही आती है कि आप मुझे ही बताना पड़ेगा, तो कुछ तो आप लोग भी पढ़ के आया करो। सो द ट्रांसपोर्टर व्हिच इज नोन एज सेलुलोप्लाज्मिनोजन, सेलुलोप्लाज्मिनोजन, दिस इज द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर which is responsible for the transportation of copper from body to the liver. So in the Wilson disease this molecule is very low. ये किसके थ्रू बनता है, लीवर बनाता है इसको। सेलुलोप्लाज्मिनोजन को कौन बनाता है, लीवर। लीवर will form the सेलुलोप्लाज्मिनोजन. So this enzyme or this transporter is very low in case of Wilson disease, and when this transporter is very low then the copper transportation will be abnormal and the level of copper will increase. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका copper का level क्या हो गया, increase copper. Now when the copper level is abnormally high in your body then it will start depositing in body cavities. Get deposited in body various organs, like it will get deposited in our brain, it will get deposited in your eyes, it will get deposited in your liver, lungs, heart, stomach, JT, everywhere it will get deposited and it will cause symptom, toxic symptom in your body. Now the copper color की अगर हम बात करें तो the color of the copper is, कौन सा कलर होता है, it's a brownish golden color, brownish golden color जो copper का होता है। and if it is deposited in my brain, are you able to see this copper, क्या मेरे ब्रेन में भी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं, इधर बोन में जमा हुआ देखा है। but if it is deposited in my eyes it is very easily visible because it create a ring around your eyes which is very easily visible, and उसी के ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो क्लासिकली जब ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका क्लासिकल सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, गोल्डन ब्राउन रिंग अराउंड द आईज। जो आपका व्हाइटिश व्हाइटिश पार्ट है इसमें आप देख रहे हो, जो ब्लैक वाला है उसके चारों तरफ आपको एक गोल्डन कलर की क्या मिलेगी, रिंग मिलेगी। एंड दिस रिंग इज अ क्लासिकल इंडिकेशन फॉर विल्सन डिजीज। जब भी कोई पेशेंट विल्सन डिजीज के साथ आएगा तो उसके अंदर ये रिंग आपको हर बार प्रेजेंट देखने को मिलेगी। क्लियर, दिस गोल्डन ब्राउन रिंग व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द आईज इज आल्सो नोन एज काइसर फ्लेसर रिंग। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आई थिंक 2 या 3 नोट से पहले पूछा गया था। द क्लासिकली रिंग व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द आई इन स्पेसिफिक डिजीज, इसको हम काइसर फ्लेसर बोलते हैं, वो कौन से डिजीज में होता है, तो आंसर होगा विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में आपको ये क्लासिकल रिंग देखने को मिलती है, KAYSER काइसर फ्लेसर, FLEISCHER फ्लेसर रिंग। याद हो गया, दिस इज द विल्सन डिजीज। सो अब हमने जो पढ़ा था यहाँ पे आल्सो यूज्ड इन विल्सन डिजीज, यूज कर सकते हैं हम डीपेनिसिलामाइन, क्योंकि विल्सन डिजीज में क्या हो रहा है, कॉपर का एब्नॉर्मल हाई लेवल है और उसके लेवल को कम करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, डीपेनिसिलामाइन। क्लियर, ये मूव करें नेक्स्ट। नेफ्रोक्सामाइन, नेफ्रोक्सामाइन वर्ड आते है किसका नाम आता है, आयरन। वेरी गुड। सो नेफ्रोक्सामाइन इज रिलेटेड टू आयरन, सो इट इज अ चीटिंग एजेंट फॉर आयरन।
आयरन को चिलेट करता है, चिपकाता है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटली, ओरली नॉट इफेक्टिव। आयरन जो है जिसके लिए आप दे रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ पेरेंटली यानी आईवी और आईएम लगाएंगे। इफ यू आर गिविंग ओरली, इट विल नॉट एब्जॉर्ब एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू आवर जीआईटी, सो पेरेंटल रूट ओनली। IV डेफ्रोक्सामाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आयरन पॉइजनिंग। इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग, जब आयरन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका पहला चॉइस क्या है? IV डेफ्रोक्सामाइन, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इट इज आल्सो नेफ्रोटॉक्सिक, सो शुड बी गिवन विद प्रिकॉशंस इन पेशेंट विद renal problems, kidney problems. क्लियर? डेफ्रोक्सामाइन क्लियर? घर पे जाके रिवीजन किया फार्माकोलॉजी? हम एंड कर रहे हैं आज तो। आज भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में 1 महीने में आप भूल जाओगे, डाउट को भूल जाओगे, फार्मा तो दूर है। कल देखा आपने? देखा नहीं, आप तो पूरा खाने में काजू कतली फोकस सबका उधर है। सो आप ही में से इधर आएंगे आप भी लोग बहुत ही जल्दी, और फिर आपको वो फील होगा, प्राउड फील वाली जो होती है ना, प्राउड, वो आपको फील होगा। क्या हो गया? चल तो रहा है? माइक, फोन चाहिए? फोन के बिना जाता है? सो जो हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से जब नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो कितनी खुशी होती है, आप देख सकते हैं। आपने कल देखा होगा जो हमारे साथ एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बने थे, अश्विनी, तो वो आए थे, और जब वो ड्रग का नाम, कैलकुलेशन का नाम लेते, आप सबके फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि आपको पता है मैंने 4 दिन पहले ही बोला था। सो ये होता है, इट इज अ वेरी बिग फैक्टर। लाइक जब मैं एग्जाम दिया था जोधपुर एम्स का, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड रूममेट जो था, हम दोनों हमेशा साथ थे, तो अभी भी यहाँ भी वो यही है, मेरे साथ ही है। सो उसका और मेरा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि मेरे जो परसेंटाइल आए थे और उसके जो परसेंटाइल आए थे, उसके 99 पॉइंट आई थिंक 68 आए थे, और मेरे आए थे 99.39 जो परसेंटाइल थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस था पॉइंट में, कुछ 20-25 का। एंड जब हमने मेरिट देखी, तो मेरिट में बहुत बड़ा फर्क, डिफरेंस आ गया। मैं तो शौक हो गया पूरा, मैं ये कैसे हो सकता है इतना डिफरेंस पॉइंट में भी। सो मेरिट में डिफरेंसेस जो था, उसका जो रैंक आया वो आया था आई थिंक कुछ 150 के अराउंड, 146 150, और जो मेरा रैंक आया वो आया 346, यानी 200 कैंडिडेट हम दोनों के बीच में आ गए, सिर्फ 0.30 के डिफरेंस। सो आप देख सकते हैं एक सिंगल नंबर, वहां पे एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं था, एक से बहुत कम डिफरेंस था, इससे परसेंटाइल चेंज हुई। उतने से डिफरेंस पे भी, और हो सकता है एक और मैं गलत करता तो मैं तो आउट ही हो जाता, क्योंकि पोस्ट तो 550 थी टोटल, 550 पोस्ट थी उस टाइम, और उसके लिए जो पेपर दिया था वो 1.5 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया था, 1.5 लाख कैंडिडेट थे उस टाइम। जोधपुर एम्स का पहला पेपर था, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन जो था उस टाइम, इसी हमारे जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे टफ कंपटीशन अगर कोई पूछे तो आंसर देना है जोधपुर एम्स, अगर क्वेश्चन आता है तो। इंडिया का सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कहाँ का है? जोधपुर एम्स का है। उसका रीजन ये है कि हर एक एम्स में राजस्थानी है, और सबको कहाँ आना है? जोधपुर आना है, इसलिए सब एग्जाम देते हैं, जो सेलेक्ट हो गए सब देते हैं, और आपको भी जाना है कहीं ना कहीं, तो डबल हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा, और पहला एग्जाम था तो हर एक पर्सन चाहता था कि मैं जोधपुर पहुंच जाऊं। इतना कम, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट लड़ रहे थे, तो एक नंबर कितना डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए उन पॉइंट्स पे या उन क्वेश्चंस पे आपको अपना जो 100% लगा देना, जो आपको पता है कि एग्जाम में आएगा। जैसे एक टॉपिक तो कंफर्म है जो आएगा, वो है आपका ड्रग कैलकुलेशन, तो मस्ट आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो फिर भी आएगा। आप कितनी पेयर कर लो, 100 रुपए 200 रुपए चढ़ा दो, फिर भी आएगा। सेम ऐसे लाइक एबीजी एनालिसिस, मस्त ये एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ के जा रहे हो तो बंद कर, 2 नंबर माइनस कर लो पहले ही, और ज्यादा आगे तो फिर ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही ईडीडी कैलकुलेशन, दिस इज आल्सो द टॉपिक विच 100% प्रेजेंट इन योर एग्जाम। नेक्स्ट, लिथियम, MgSO4, एक कार्डियक ड्रग है। डिजॉक्सिन, ये तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे कि ये एग्जाम में हर बार आते हैं, और ये कुछ टॉपिक तो ऐसे जो आपको मस्ट आनी चाहिए, नहीं आते तो पढ़ लो आज से, ये तो आनी चाहिए कम से कम। उसके अलावा लाइक हार्ट रेट कैलकुलेशन, सर ने पढ़ाया होगा अभी, हार्ट रेट कैलकुलेशन बाई ईसीजी एंड ईसीजी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके। ईसीजी जो होता है, ईसीजी के अंदर चेंजेस, या फिर ईसीजी के अंदर हाइपर जो भी एरिथमियाज होते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन वाले, वो सारे, तो वो सारे, तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक या तो हार्ट रेट पे आता है या फिर एरिथमियाज पूछ लेते हैं, तो हमेशा आता है। हाँ, तो आएगा भी धीरे, एक वन बाय वन। सो ये हो गया जीसीएस जो बात कर रहे हैं, ग्लासगो कोमा स्केल, हर एक बार आता है जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल पे क्वेश्चन हमेशा आता है। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर हर बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, उन पे क्वेश्चन आता ही आता है, मस्ट है, आएगा। और आप अगर ये टॉपिक आपको लगता है कि मुझे तो आते नहीं है, तो अपने नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर माइनस कर दो। टॉपिक -6 तो मतलब 94 हो जाएंगे, फिर 94 में से आपको नंबर लाने, तो कंपटीशन आपका और बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो ये कुछ टॉपिक जो आज लिखे हमने, कुछ और बाद में लिखेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट, चले आगे। तो कल से इन सबको तो अपने मुंह पे रख दो, सर कुछ भी दे दो हम ये तो कर ही देंगे, फिर परसों और बताऊंगा मैं। नेक्स्ट है, क्या करना था, लिखना था। नेक्स्ट ड्रग इज डेप्रीप्रॉन, सो इट इज आल्सो है ड्रग व्हिच यूज इन आयरन, अगेन आयरन चेलेटिंग एजेंट है। व्हेन आयरन इज व्हेन जो लास्ट ड्रग हमने बात करी दैट इज गिवन पेंटल ओनली, बट इफ यू रिक्वायर्ड है ओरल चेलेटिंग एजेंट फॉर आयरन, अगर आपको ओरल ड्रग चाहिए, हम तो आईवी नहीं लगाएंगे, ओरल देनी है तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, देन वी हैव एन ऑप्शन दैट इज डेप्रीप्रॉन, दैट इज द ड्रग व्हिच कैन बी गिवन ओरली। सो ओरल इफेक्टिव आयरन चेलेटिंग एजेंट आंसर इज डेप्रीप्रॉन एंड आईवी डेफ्रोक्सामाइन। सो आईवी की बात करें तो डेफ्रोक्सामाइन, और अगर ओरल की बात करें तो डेप्रीप्रॉन। यूज्ड इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, एक्यूट का मतलब अभी अभी किसी ने आयरन खाया है तो वो अभी अब्सॉर्ब नहीं हुआ है, जेपी में है, तो आप तुरंत लगा देंगे डेफ्रिप्रॉन, वहीं पे चेलेटिंग करके बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर एब्जॉर्ब हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया, क्रॉनिक हो गया, ब्लड में पहुंच गया, तो फिर आपको आईवी या आईएम रूट से यूज करना होगा। सो दिस इज द डेफ्रिप्रॉन, क्लियर?
वो करें. So this is the end of chelating agents. जो chelating agents थे वो सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे एंड होते हैं. अब कुछ बेसिक कुछ ड्रग्स लिखी हुई है जिनके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे विटामिन के which is also known as phytoradion used as an antidote in warfarin overdose. पढ़ा होगा आपने पहले. एग्जाम का एक क्वेश्चन फिक्स है, आइदर वारफरिन और हेपरिन, और सबको आता है वो, पर ये क्वेश्चन फिर भी हर बार आएगा, या तो वारफरिन का एंटीडोट या हेपरिन का एंटीडोट, या वारफरिन के साथ ब्लड टेस्ट या हेपरिन के साथ ब्लड टेस्ट. इन चारों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, फिक्स है. क्योंकि जो पूर्व जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको भी तो देना ही है क्वेश्चन करने के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन होता है. आपके इंटेलिजेंट के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है? जो वीक होते हैं उनको करने के लिए ये क्वेश्चन देते हैं, ताकि वो भी बेटे बेटे कुछ तो करें, नहीं तो बेचारे वो रोएंगे. खुश होने के लिए उनको एक मौका मिलेगा, ये तो आता ही है. तो ये आएगा विटामिन के और द फाइटोरेडियन इज अ ड्रग एंटीडोट इन वारफरिन ओवरडोज. वारफरिन इज एन एंटीकोगुलेंट. इट इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट which is not safe in pregnancy because it can cross the placenta. So in pregnancy we will always use the heparin. When you are giving warfarin, always perform coagulation steady test, that is PT INR. मोस्टली एग्जाम में दोनों लिखे होते हैं, और अगर दोनों नहीं तो INR लिखा होगा. सो PT INR हम सेंड करते हैं किसके साथ में? वारफरिन के साथ में. PT INR टेस्ट इट इज अ coagulation steady टेस्ट. पूछे तो कौन सा टेस्ट है? coagulation steady. coagulation यानी ब्लड क्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा. एंड द coagulation steady done by the laboratory that is known as hematology. So hematology lab में आपको भेजना है. कहाँ भेजोगे इसको? Hematology lab. The vial which you required for the coagulation study, that is blue top vial. Blue top vial. The vial which is blue top vial is contain sodium citrate. The sodium citrate which is present in the vial is always present in the ratio of 1:9. 1 ml sodium citrate and 9 ml blood. इसी रेशो में आपको इसमें ब्लड देना होता है. One more question about this blue top vial is the most critical vial. Most critical vial for sampling. अगर आप ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी वाइल के साथ में रखना है? ब्लू टॉप वाइल के साथ में. If you are taking the sample with blue top vial and if you are collected wrong samples, and wrong means wrong amount, if you send it the vial with less amount with blood, the laboratory person will return you the vial. वो वापस भेज देंगे आपको. They will not accept it. Why? Because you required a 1:9 ratio maintain करना है. अगर आप कम या ज्यादा ब्लड डालेंगे, if you are putting less or more amount of blood, that will change the coagulation जो प्रोफाइल है उसको क्या करेगा? हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? coagulation की. और ये एंटीकोगुलेंट मिक्स करके भेज रहे हैं और उसको भी कम ज्यादा डाला तो फिर रिजल्ट अलग लगेगा. And that's why you should send this vial with exact amount of blood, 1:9 ratio. And for that the vial is जो वाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ वैक्यूम टेनर. इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम टेनर. व्हाट इज वैक्यूम टेनर? व्हाट इज वैक्यूम टेनर? वैक्यूम टेनर is a vial which having vacuum inside this. जो वाइल होती है उसके अंदर वैक्यूम होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, and the amount of the air which is negative air which is present inside the vial is equal to the ratio of 1:9. आपको सिंपली क्या करना है? जो सिरिंज है उसके निडल को इसमें प्रिक करना है वाइल में. जस्ट प्रिक द सिरिंज ऑफ द निडल inside this vial, it will automatically suck the blood. Whatever amount required in the vial automatically sucked by this vial. So आपको उसमें पुश नहीं करना, नहीं तो आपका पूरा होली वाला फेस हो सकता है, ब्लड ऐसे फील होता है. देखा होगा बहुत बार जब एंटीबायोटिक लोड करके ऐसे कर रहे होते हैं, फिर सारी एंटीबायोटिक आती है इधर, पूरा फेशियल हो जाता है. तो ऐसे आपके ऊपर उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वाइल में क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है. वन मोर रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच वी आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन इज वी आर ओपन द वाइल and then collect the sample. That is also a wrong practice. Never open the vial. Vial is contain a negative pressure vacuum and it will automatically suck the blood. So never open the vial. आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, यहाँ लगा के उसमें लगाते हैं, ऑटोमेटिक ब्लड आ जाता है, फिर निकाल के रख देते हैं, लगाते हैं, ब्लड आ जाता है. वहाँ वो कोई खोल के नहीं डालते हैं. वही आपको हॉस्पिटल में भी करना है जब आप सैंपलिंग करते हैं. क्लियर? एंड ऑन दिस अपकमिंग ट्यूसडे आई विल टेक अ क्लास ऑन ब्लड वाइल्स एंड सैंपल कलेक्शन ऑन JINC YouTube नर्सिंग, जो हमारा ई-नर्सिंग YouTube चैनल है, वहाँ पे विद फ्री ऑफ कॉस्ट. एवरीवन कैन जॉइन द क्लास. टाइमिंग विल इन्फॉर्म इन द इवनिंग. आज इवनिंग में मैं अभी डिसाइड करूंगा मेरा ड्यूटी क्या है उसके अकॉर्डिंग, और ट्यूसडे को मैं पूरा क्लास दूंगा कौन सी वाइल्स, किसमें कौन सा सैंपल, कैसे करना है, क्या फॉलो करना है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद few MCQ in the end of the class for your feedback. आपका फीडबैक कितना समझ आया उसके लिए हम देखेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे ट्यूसडे को. और क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड वन इज द प्रीफर्ड एंटीडोट इन लेट पॉइजनिंग. अभी बताया था, लेट पॉइजनिंग इज कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, एंड कैल्शियम पॉइजनिंग है तो डाइसोडियम एडिटेट, कैल्शियम को हटा दो. नेक्स्ट इन मशरूम पॉइजनिंग. मशरूम याद है? मशरूम से कुछ याद आ रहा है? मशरूम इज अ ड्रग व्हिच बाइंड ऑन मस्करिनिक रिसेप्टर, एंड द मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर द पार्ट ऑफ cholinergic receptor, and cholinergic system is a parasympathetic system. So parasympathetic या cholinergic को ब्लॉक करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? Anticholinergic. That's why we are providing anticholinergic atropine sulfate to block the muscarinic receptor. So mushroom will not bind on the muscarinic receptor and not produce any toxicity. तो ये mushroom poisoning है तो क्या देना है? Atropine sulfate. The drug of choice in arsenic poisoning अभी बताया था. Dimercaprol drug of choice in arsenic poisoning. लिख लिया? मूव करें? So in the upcoming Tuesday test, the topic which remain जो बचे थे, कहाँ तक लास्ट था हमारा? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. उसके बाद नहीं दिया था. So after aminoglycoside जो ड्रग्स हमने पढ़ी थी, that drugs, antibiotics, और उसके बाद chelating agents, ये ड्रग ऑफ चॉइस, एंड देन एट्रोपिन, एड्रेनालिन जो मैं भी पढ़ाऊंगा, ये सारे आपको क्या करने हैं?
पढ़ने हैं इन अपकमिंग ट्यूसडे टेस्ट विद योर कार्डियक सिस्टम। और जो भी सर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, साइकियाट्रिक पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया था, या फंडामेंटल के जो भी पेंडिंग टॉपिक है वो सारे आपको पढ़ के। क्लियर? नेक्स्ट सर, वन क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मेनिया। मेनिया होता है, मेना होता है, मेना लिखा है, मेना नहीं मेनिया। Valporate and lithium or the lithium, which option is correct, sir? When we are discussing about the management of mania, the psychiatric sir will teach you in more detail about the mania. But mania is a problem, or we can say it's a type of excessive stimulation in our brain because of the increased level of the norepinephrine and serotonin neurotransmitter, and that may lead to excessive activity, excessive stimulation of the brain. Person will not feel fatigue. Person feel that I am having so much power. उसको लगता है मेरे में बहुत पावर है, इसलिए वो बहुत कुछ करेगा और खाएगा नहीं। खाना कब खाते हैं? जब आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं है, बहुत वीक हो गया, ताकत नहीं, उसको लगता है बहुत ताकत है मेरे पास, वो खाना ही नहीं खाता है, फिर भी क्या लगता है, I am the most powerful person, ऐसा फील आता है उसको, delusion of grandeur आ जाती है। That is the mania. So in case of mania, the most preferred drug as a first line treatment, that is always preferred drug is the lithium. Lithium is the first choice जो आप यूज करते हैं, Valporate is not the first choice. So Valporate with lithium or Valporate both are not used. The first choice drug is always lithium is the first preferred antidote. Clear? Yes? चले आगे नेक्स्ट, बाकी डिटेल में पढ़ोगे आप कहाँ पे, साइकाइट्रिक नर्सिंग में। वेरी गुड। फॉर द प्रोफिलैक्सिस ऑफ मलेरिया डॉक्सीसाइक्लिन पढ़ा है मैंने ऑलरेडी। सियाद सुना है, सिंड्रोम ऑफ इनइफेक्टिव एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से आपको सर ने पढ़ाया है। एंड उसी सियाद डिजीज के अंदर एज ए ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या यूज करते हैं, डेमेक्लोसाइक्लिन। द ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रोफिलैक्सिस ऑफ एसएसआई बताया था, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, दैट इज सिफाजोलिन लिखवाया था। एंड इन मॉर्फिन एंटीडोट नैलोक्सोन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि a patient is receiving continuous infusion of morphine sulfate 4 mg per hour, as a nurse what drug you should keep in the bedside locker, and options आते हैं उसमें, तो आंसर should be naloxone, which is an antidote for the morphine, should be kept at the bedside for the safety of the patient. पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको हमेशा इसको रखना है, बेड साइड पर रखना। क्लियर? सर यूपी यूएमएस में वाल्पोरेट एंड लिथियम का किया गया है, इस बार ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं, इस हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं, यू कैन फाइल द ऑब्जेक्शन विद द प्रूफ। आप जो भी आपके पास बुक है, बुक्स के साथ जाए, स्टैंडर्ड बुक के साथ, नॉट विद योर हाई एंड लो, उसको नहीं मानना है। ऑलवेज गो विद बुक्स, जो भी आपके पास साइकियाट्रिक का बुक है उसके साथ जाएं, और वहां पे जो आपको इस डिजीज का मैनेजमेंट लिखा है उसका पिक्चर लेके प्रूफ पे डालें, और उसको आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। सो वो आप करें। क्लियर है? मूव करें आगे। आफ्टर दैट वी हैव टू इंपॉर्टेंट ड्रग, एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन। एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन जो हम इंपॉर्टेंट दो ड्रग पढ़ेंगे, बाकी छोटी मोटी ड्रग्स बहुत सारी है, जैसे एंटीएमेटिक्स। तो एंटीएमेटिक्स का आइडिया मैंने छोड़ दिया यहाँ पे पढ़ाने के लिए। ऑन्डेंसेट्रॉन, आई विल टीच यू ऑन्डेंसेट्रॉन इन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी पढ़ाऊंगा, वहां पे आता है, वही पढ़ाऊंगा मैं। और उसके साथ में डाइक्लोफेनिक तो कॉमन ड्रग है, वो कभी भी किसी में भी पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि आज लास्ट में मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक रिवीजन के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे पूछ लिया, तो वो वहां बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो उसको एक बार लास्ट में रिवीजन, और फिर आपसे कुछ बातें आते करेंगे, कुछ डाउट होंगे तो। ठीक है? यस, वो करें। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस इन एमडीआर, एमडीआर इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, दैट इज द एमडीआरटीबी। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज व्हिच ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक? इतना सोचना नहीं होना चाहिए कभी। So it's a type of fluoroquinolones, fourth generation moxifloxacin, which is excreted through the non-renal route, so it is can be given in nephrotic patient. ये सारे पॉइंट ऐसे टंग पे होने चाहिए आपके, कोई भी कहीं पे कुछ भी पूछ ले, सब कुछ क्लियर। यस, it's a type of topoisomerase inhibitor which block the protein synthesis. Next, drug of choice in leprosy, dapsone. Dapsone is a शहर का DSP याद है, it's a sulfonamide group of antibiotic. The drug of choice in paracetamol, PCM overdose, that is the N-acetylcysteine is the antidote for paracetamol. Phenobarbital is a drug of choice for seizure in pregnancy. In case of pregnancy, we will not give any type of drug like the phenytoin or eptoin or the sodium valproate. These drugs are highly toxic, highly teratogenic drugs. And the safe drug is the phenobarbital. Phenobarbital is which group of drug? क्या है? Anti anxiety. Phenobarbital. So phenobarbital is an anti-anxiety group of drug, and it is anti-anxiety is divided into two types. One is the barbiturate and second one is the benzodiazepines. It is come under the barbiturate group of drug. Phenobarbital, amibarbital, secobarbital, pentobarbital and sodium एक drug है ना? Sodium ECT में क्या देते हैं? ECT में कौन सी drug देते हैं? Short acting anti-anxiety drug, sodium, भूल गया मैं, नाम आ गया नहीं रहा. Thiopenton, sodium. So these five drugs are come under the barbiturate group of drug. So barbiturate anti-anxiety group of drug. चलो नेक्स्ट आगे लिख ले। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, और दैट ड्रग इज नोन एज एट्रोपिन सल्फेट। देखिए नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस अभी बताया था, हेपारिन इज एन एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी बिकॉज़ इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। व्हाई इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा? So there are two types of anticoagulant, one is the low molecular weight and second one is the high molecular weight, and this is the high molecular or low molecular? It's not low molecular. Low molecular can cross the placenta. It is a high molecular weight heparin. Low molecular like आप जो इधर लगाते हैं subcutaneous DVT हो जाता है, देखा है? LMWH, low molecular weight heparin इंजेक्शन आता है सबक्यूटेनियस लगाने वाले, नहीं देखा?
वो हम लगाते हैं डीवीटी प्रोफाइल एक्सिस के लिए, वो ये है आपका हाई मोलिकुलर एंड इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। हमने बोला था हाई मोलिकुलर वेट, हाईली चार्ज्ड drug with a large size of drug or with a water soluble drug cannot cross the biological membrane or the cell membrane. The macrolides is the drug of choice for whooping cough. Whooping cough जानते हो? 100 डे कप या whooping cough कुछ आता है ऐसा? Whooping करता है। क्लोरोक्विन is the drug of choice in pregnancy, in malaria। ये सब आपको कम्युनिटी में सर पढ़ाएंगे, वैसे मेरा टॉपिक नहीं है। पढ़ाते सारी डिजीज कम्युनिटी के अंदर आपको। Ali sir will teach you about these all diseases very well in community health nursing CHN। वो करें। Next, in case of organophosphorus poisoning, atropine is again the preferred antidote. Atropine is organophosphorus poisoning lead to excessive stimulation of parasympathetic system, and we will give the drug atropine sulfate which stimulate the sympathetic system and block the parasympathetic, or it will reverse the effect of organophosphorus. So we will use atropine sulfate. The next is in case of heparin overdose, already discussed. The protamine sulfate is a preferred antidote. In case of heparin, we will use which test? APTT, activated partial thromboplastin time. That is the APTT. So APTT with heparin and PTINR with warfarin. And it is a safe drug in pregnancy. In case of cyanide poisoning, cyanide, सांप ने डंग मार दिया साइनाइड वाले ने, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो साइनाइड पी जाते हैं। जहर आता है, जहर आता है खेतों में काम लेने के लिए बहुत सारे ऐसे, तो कभी किसी में साइनाइड है वो है तो क्या देना है आपको? नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। क्लियर हो करे। नेक्स्ट, लिख लिया। एट्रोपिन सल्फेट, the emergency drug atropine and adrenaline, atropine and adrenaline। लिख लिया। नेक्स्ट, atropine sulfate। So atropine sulfate is a emergency group of drug। Firstly, we'll discuss about the vial, or not vial, ampule of the atropine. It is always available in ampule. The ampule of the atropine is always 1 ml ampule, and the 1 ml of ampule is always contains 0.6 mg. It is given whole 0.6 mg in single dose। जब भी आप एट्रोपिन लगाएंगे तो एक सिंगल डोज में कितना देंगे? 0.6 mg प्रोवाइड करना। आई थिंक लास्ट एग्जाम में भी इसका कुछ क्वेश्चन था, लास्ट इस नॉट सेट में कुछ क्वेश्चन था। आई थिंक एट्रोपिन सल्फेट का डोज कुछ पूछा था, तो आंसर शुड बी 0.6 mg should be given to the patient। Atropine sulfate is a group of drug which is known as anticholinergic group of drug। Anticholinergic means it block the cholinergic receptor and stimulate the sympathetic system in your body। cholinergic receptor को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, एंड sympathetic system को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। This is the basic information about an ampule of atropine sulfate। It is a highly dangerous drug। If you give high amount of atropine the patient, it may be possible patient will undergo the death because of dysarrhythmic effect, and that's why it is always available in 1 ml ampule only। It is not available in 2 ml, 5 ml or 10 ml। It is always available in 1 ml। So the high dosage of atropine will not given to the patient। इसलिए हमेशा किसमें आता है? 1 ml में ही आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर मूविंग ऑन दिस atropine sulfate, I will tell you a story about this atropine, जो आपने पहले भी सुना होगा। सुना है? नहीं? atropine जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई अगर हम इसकी बात करें? So atropine sulfate is derived from or obtained from a plant which is known as, that is Atropus belladonna plant। और पहले सुन लो, Atropus belladonna, this is the plant name of the plant। आपने पढ़े होंगे पहले प्लांट के नाम आते थे, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट एंड नॉर्मल वैज्ञानिक नाम होते थे अलग अलग प्लांट के। वैसे ये इसका साइंटिफिक नेम था जिससे हमने इसको डिराइव किया, और नाम क्या था? Atropus belladonna। Atropus word is derived from the word atropa, and belladonna word which belong to LADY होता है ब्यूटीफुल लेडी। belladonna means beautiful lady। both drug both name has different meaning। atropa like in our country you will say different name of the god। आपके अलग अलग नेम होते हैं, भगवान के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग नेम। हम गौतम बुद्ध भगवान, राम भगवान, जो भी बहुत सारे गणेश ऐसे। द एट्रोपा इज a name of the god in Greek countries। जो ग्रीक कंट्रीज होती है वहां पे उनके भगवान का नाम क्या है? भगवान मींस एट्रोपा। हम बोलते हैं भगवान, वो बोलते एट्रोपा। सो एट्रोपा इज ए ग्रीक गॉड, इट्स ए ग्रीक गॉड, एंड गॉड हैज a power to give birth as well as God has a power to, आपका ले भी तो सकता है जान, जब चाहे तब। उनकी किताब में लिखा हुआ है आज इसका लेना है, पकड़ के लाओ इन सबको। सो पावर है नहीं भगवान के पास। सो ऐसा था, ऐसा माना गया था कि एट्रोपा जो है वो क्या, भगवान जो है वो आपकी कभी भी क्या ले सकता है? जान ले सकता है। पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ गॉड। सेम
if any person is receiving atropine sulfate, the toxicity of atropine sulfate can take the breath of that person, उसकी जान ये ड्रग भी ले सकती है। इसलिए इसको कंपेयर किसके साथ किया गया कि जैसे भगवान जान ले सकते हैं वैसे एट्रोपिन भी क्या कर सकता है, जान ले सकता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा, एट्रोपा, एट्रोपस एट्रोपिन। क्लियर। और ऐसा पहले हुआ था इन ओल्ड टाइम, मेनी ऑफ द किंग जो क्या करते थे, इस प्लांट के लीफ को लेके आते थे, उसका पेस्ट बना चटनी बनाते थे और ग्रीन चटनी में मिक्स कर देते थे या वेजिटेबल में मिक्स कर देते थे सब्जियों में, एंड उसको क्या करते थे, जो दूसरे किंग को बुलाते थे अपने घर पे वो दावत के लिए खाने के लिए, तो उसमें साथ में खिला देते थे। वो बहुत टेस्ट के साथ मजा आ गया इसमें, क्योंकि इसमें एट्रोपा मिलाया हुआ है, मजा तो आना ही है। एंड आफ्टर फ्यू टाइम द पर्सन विल डाई, एंड वो किंग बन गया, उस राज्य का भी दोनों उसके हो गए, दो हो गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा, एट्रोपा। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट व्हिच इज ब्यूटीफुल लेडी। So this concept of beautiful lady is related to, there is a concept which is known as if the pupil is dilated, if the pupil is dilated, then the female will look more beautiful. This is the concept, and there are so many proof is there, बहुत सारे से proof भी है जो इसको सच में सही बताते हैं। Like I will give you one example जो आपने भी देखा होगा कभी ना कभी। What the hypothesis? If pupil is dilated, then female looks more beautiful, ऐसा उनको खुद को लगता है, more beautiful they feel, and for this purpose the old time female, not only the old time current also, but हम history पढ़ रहे हैं, so in old time the female will take the leaf of this plant, Atropos plant की leaf को निकालते थे, they will make the juice of this leaf of the plant, and like जैसे नीम के पेड़ का जूस, पत्तियों का जूस बनाते हैं, जूस बना उसको पी जाते थे, and they will drink the juice of that Atropos plant. When they drinking the juice, they will taking atropine sulfate, it will get absorbed from the GIT, it reaches the circulation and it will dilute your pupils, and they feel like now we are looking more beautiful, ऐसा उनको लगता था। अब उसका प्रूफ क्या है, क्यों हम इसको सही माने? प्रूफ came from the modern westernization, जो हम प्रूफ देते हैं, that is the proof is known as candle light dinner. What do you mean by candle light dinner? सुना है? So everything is related to our basic life, सब कुछ हमारी basic life से जुड़ा हुआ है। But what is the concept about this candle light dinner? So the concept is simple. In our ophthalmic system or in our eye, जब आपने पढ़ा होगा sensory organs के साथ में, our eyes are responsible for a very common thing, that is accommodation. जानते हो? Accommodation, accommodate करना. When the light is very low, pupil will dilate. When the light is very high, pupil will contract. This is a very common concept. That concept used by this candle light dinner. So a couple, a male or female, went to a restaurant for this candle light dinner. इसके लिए वहाँ पहुँचते हैं. So why they selected for this candle light? उसको क्यों select किया? Normal light में बैठ के खा सकते थे, खाना ही तो खाना है. This candle light dinner is also known as a romantic dinner. But there is no romance and something like that. वो टेबल लगी है जिसपे कैंडल लगी है, वो खाना खा रहे हैं. बट कॉन्सेप्ट क्या था, अभी हो सकता है अभी से वो खाना खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है, नाम है कैंडल लाइट डिनर, कैंडल में खाना खा दो, बट उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या था? व्हेन वी आर सिटिंग इन एन एरिया, in that area the light is dim, and the light is very dim, your people will dilate, and when people is dilated, the female will think they are looking more beautiful, and that's why this is known as romantic dinner or candle light dinner. ये था कॉन्सेप्ट। हम तो बताइए, हम तो आजकल पता नहीं ऐसी लाइटें वैसी बनाती है, वो डिम जैसी चलती है, कैंडल तो लगाते नहीं, लाइटें ऐसी है सारी। सो दैट इज नोन एज कैंडल लाइट डिनर। पीपल को डायलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं वहां पे ऐसे। So this is the whole concept, and when the pupil is dilated, they look more beautiful, and when the stomach is completely filled, then your hunger and anger center is completely suppressed, and at that time, female is completely satisfied with hunger, anger, and the mental, everything is completed, and that time the male person have a chance to offer for marriage proposal everything, and then they will start their journey जो भी होती है। ये this is the concept है, यही तो होता है, शादी की बात करने तो जाते हो कैंडल लाइट डिनर पे, बाकी वहाँ क्यों खर्चा करेंगे उधर जाके। So there is, इसका एक ओल्ड स्टोरी था जो मुझे पहले मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी याद, मुझे पहले का एक स्टोरी था, लाइक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज देयर इज अ कंपैरिजन। जब मैं नर्वस सिस्टम बताता हूं तब बताता हूं हाइपोथैलेमस में थ्योरी। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज इन आवर बॉडी देयर आर टू सेंटर व्हिच इज नोन एज एंगर सेंटर एंड हंगर सेंटर, both are present in our hypothalamus. Anger and hunger center both are present in our hypothalamus. So when you are hungry, your hunger center will be stimulated, and the hunger center is connected with anger center, both are connected with each other. So when hunger center is stimulated, at the same time anger center is also stimulated. इसीलिए जब आप कहीं खाना खाने जाते हो, खाना अगर 10 मिनट लेट आता है, यू हैव सो मच फ्रस्ट्रेशन ऑन द वेटर, आप टेबल को पीट उठा लिया, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, होता है गुस्सा बहुत आता है, खाना अभी तक क्यों नहीं आया, उसका तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, मैं कब से वेट, क्योंकि आपका इधर क्या हो रहा है, हंगर सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है आपका एंगर सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है। सो वन बॉयज एंड गर्ल्स वेंट फॉर दिस कैंडल लाइट डिनर, एंड दिस boy person is very intelligent, he know every concept about this hunger, anger and candle light dinner. So he went to their restaurant and ordered everything according to the choice of this female or this lady. सब कुछ आपको जो खाना ऑर्डर करो। पहले क्या किया, बात कुछ नहीं करनी, पहले क्या करना है, खाने का आपको जो खाना है ऑर्डर करो, आज आप जो आप बोलोगे सब लो, आप तो इतना सारा खाना खा लिया। उसके बाद भी और कुछ मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं, आपने थोड़ा और ये जो भी थोड़ा बहुत कहीं बच गया हो स्टमक में, वो भी पूरा फिल कर दो। सो स्टमक इज कंप्लीटली फिल्ड विद द फूड, सो योर हंगर सेंटर इज कंप्लीटली सप्रेस्ड। मींस थोड़ा कम खाया होता तो हो सकता है 50% स्टिमुलेशन बचा हुआ, लेकिन उसने 100 से भी ज्यादा 110% कर दिया। देयर इज नो चांस फॉर स्टिमुलेशन ऑफ हंगर सेंटर फॉर 1 hour 2 hour, and when this hunger center is completely suppressed, then anger center is also suppressed. At this time the boy person जो है, मेल पर्सन जो है, उसके पास मौका होता है, फिर वो अपना
जो प्लेइंग दिखाता है गेम और चौका मारता है और क्या हो जाती है दोनों की शादी. बट द गर्ल्स इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट. आफ्टर मैरिज one day she prepare the food at home and she prepare everything according to the choice of the person, that husband, that male person, according to the male person, everything he prepared. And when the person ring the bell and enter into the house, he has the smell. हाँ, आज तो कुछ तो होने वाला है. सारा स्मेल आ रहा है. जैसे ही वो पहुंचा उसके लिए खाना लगा के पूरा थाली पूरी, हाँ आज तो पूरा सब खाना उसने खाया. वही सेम पूरा हो गया. फिर बोला अरे वो तो रह गया, आपने खाया नहीं, वो तो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया था. ये वो सब खिला दिया. आफ्टर कंप्लीटेड, पूरा हो गया, पूरा भर गया. उसको लगा अंदर से कि कुछ तो अब होने ही वाला है, पता नहीं चल रहा पर अभी ये स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ तो स्पेशल होने वाला है. सो after filtered with 120%, there will be no chance for stimulation of hunger and anger center. Then the female or the girls जो थी उसने अपना डिमांड जो बोला उसने कि मैं क्या कह रही थी. So that male person से मैं यही तो कब से सुनना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही थी, इसके लिए सब हो रहा है. तो हम चले फिर आज मार्केट उधर उधर, तो अब देयर इज नो चांस कि वो पर्सन मना कर सके, उसको गुस्सा तो आने वाला है नहीं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज एंगर, हैंगर, कैंडल लाइट डिनर और ब्यूटीफुल लेडी, बेलाडोना. सारा क्लियर? यस. तो ये कॉन्सेप्ट है, आप अपने घर पे इंप्लीमेंट करें जरूर और यूज करें इन सबको, क्योंकि वी आर द मेडिकल पर्सन, वी नो एवरीथिंग वेरी वेल, बट अदर पर्सन विल नॉट नो. सो यू कैन इंप्लीमेंट ऑन देम. दे विल होता है आज स्पेशल खाना क्यों बनाया, कुछ तो स्पेशल होने वाला है. यस, मूव करें. सो atropine sulfate is alkaloid drug. Alkaloid drug, the drug which is derived from plant is known as alkaloid, or we can say natural. So the natural drug is an alkaloid drug, and the drug which is synthetic drug or which is made in a factory, that is known as alcoholic group of drug. So there are two group, alkaloid and alcoholic. Alcoholic means synthetic form and alkaloid is the plant derived drug. So ये plant से ली गई है. There are so many concepts in our medical science. बस उनको पढ़ने का आपके अंदर होना चाहिए कि यस पढ़ना है सर. आप लोग बस इंटरेस्ट नहीं लेते हो पढ़ने में. अदरवाइज आवर मेडिकल साइंस इज सो इंटरेस्टिंग. when you are going for study about the pharmacology, इतना मजा आता है मुझे तो ऐसे मजे में. like in our hospital every day I waste 5 to 10 A4 size paper, कुछ भी बना देता हूं मैं. फिर स्टाफ बाद में देखते हैं अच्छा सर ये आप क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं टाइम पास कर रहा हूं मैं. जब मैं कुछ मैकेनिज्म बना रहा हूं या कुछ भी बना रहा हूं तो वो पहले तो उनको कुछ पता चलेगा नहीं. लास्ट में जब मैं लिखूंगा कि ये था तो फिर उनको समझ आएगा अच्छा ये था. फिर अब कुछ नहीं, फिर मैं फेंक देता हूं उसमें, क्योंकि मेरे कुछ नहीं करना, टाइम पास करना है, कर लिया मैंने. आप देखो आपको कुछ करना है तो नहीं तो चल रहा है. तो बहुत इंटरेस्ट आता है. आप भी वो चीज करो, इंटरेस्ट लेके आओ इसमें. आप सिर्फ रटने का रट से रटने ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा कैंडल लाइट डिनर इज कैंडल लगा कैसे, वो लिखा बस जो है पीपल डायलेट होता है उससे होता है. उसको किसी से कनेक्ट करो, भूलोगे नहीं कभी, हमेशा याद रहेगा. और ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है. ऐसा नहीं कि कुछ मैंने ऐसे जोड़ दिया फेक जोड़ के आपको याद करा, नहीं, वो रियल फैक्ट, दिस इज रियल फैक्ट जो हमेशा याद रहेगा आपको. देयर वाज ए कांसेप्ट, और एक और मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ बता देता हूं, टाइम मिल रहा है आपको आज तो. आपने सुना होगा बॉन्डिंग हार्मोन. व्हिच हार्मोन इज नोन एज बॉन्डिंग हार्मोन और द लव हार्मोन. नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन 3 बार, नॉर्सेट या पहले एग्जाम के अंदर 3 बार पूछा गया है. मैंने 3 बार पढ़ा और पता नहीं कितनी बार आया. सो लव हार्मोन और द बॉन्डिंग हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन देयर इज अ थ्योरी व्हिच इज कंप्लीटली we can say fit on the our जो हमारी जनरेशन है इसकी अगर हम बात करें तो उस पे डिपेंड. जो ऑक्सीटोसिन की बात करें, द फीमेल इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन कंपेयर्ड टू मेल पर्सन. ये होता है एंड दिस इज द मेन बिग प्रॉब्लम व्हिच क्रिएटेड बाय द गॉड. भगवान के द्वारा की गई सबसे बड़ी मिस्टेक है. दे गिवन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल पर्सन एंड द हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन फीमेल, एंड दैट्स व्हाई फीमेल इज हैविंग मोर बॉन्डेड विद अ मेल पर्सन कंपेयर्ड टू अ मेल पर्सन जो लेस बॉन्डेड फील करवाता है या लेस बॉन्डेड ऐसा लग सकता है. उसका रीजन क्या है देखें. व्हेन अ मेल और अ फीमेल पर्सन फर्स्ट टाइम मीट फॉर द कैंडल लाइट डिनर, हमने भी लिखा था ऊपर, जब पहली बार कैंडल लाइट डिनर में जाते हैं, एट दैट टाइम बोथ पर्सन विल हैव सेम अमाउंट ऑफ हार्मोन एंड द सेम टाइप ऑफ हार्मोन इन द बॉडी. एंड दैट टाइम द हार्मोन व्हिच इज वर्किंग इज नॉट ऑक्सीटोसिन. दैट हार्मोन which working at the first time, these are the serotonin, norepinephrine and dopamine. These are the dangerous nasty hormones which are present in the early stages of the life. जब पहली बार मुलाकात होती है तब ये हार्मोन ऐसे पीक होते हैं. And when these hormones are at the peak level, the both person only see them only. उसको लगता है कि यही दुनिया है और इसको लगता है यही दुनिया है, बाकी सबको भूल जाते हैं. उनको बस वही दिखता है कुछ भी करना है पर यही दुनिया हमारी, तो हम ही दोनों ही शादी करेंगे. उनको माँ बाप भाई बहन सब बहुत सारे स्टेट आपने देखा होगा जहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको नहीं जानता, पुलिस वालों के सामने ये कौन मैं नहीं जानती, क्या लड़का मैं कौन मैं नहीं जानता इनको. Why? Because the effect of serotonin, dopamine and norepinephrine, and at that time both are connected with each other with these two hormones, but these three hormones are make a temporary bonding. Which bonding? टेम्पररी बॉन्डिंग. टेम्पररी बॉन्डिंग बनती है वहां पे, और उस दिन तो वही खिल पौध वो दिख रहे हैं, हाँ दुनिया हम ही है, दोनों पता नहीं वही सोच रहे हैं. आफ्टर फ्यू टाइम्स व्हेन दे विल स्पेंड फ्यू टाइम 1 year or 6 months or 2 year, after that time the body will completely shift from the norepinephrine, dopamine and serotonin to the oxytocin, and after that time the main problem will start. The male and female will start fighting, दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाएगी, and the ultimate result will be most of the time they will get divorced. इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्यों होगा? Because in female body this hormone जो है ये इसकी जगह कौन आ जाएगा? ऑक्सीटोसिन. But in male there is no oxytocin. The male body does not have any oxytocin. So in male body, this hormone is always at top level. And when male person look to this female is having oxytocin, and both hormones are not matching with each other, and that's why the bonding will be weak. Female showing bonding, but male person not showing any bonding. This serotonin, norepinephrine, dopamine searching for other serotonin, dopamine, and norepinephrine, because these two hormones are matching. This hormone is not matching, and that's why the big problem. The male person is
मूविंग हियर हियर, दैट्स जो प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया में आपको देखने को मिलती है। एंड इसी वजह से डिवोर्स एंड एवरीथिंग जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है। एंड ये प्रॉब्लम किस वजह से? नेचर की वजह से। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज क्रिएटेड बाय आवर नेचर। बट दिस इज अगेन वन मोर थ्योरी जो आप याद रखें। इसको खत्म करने का एक तरीका है, ऑलवेज बिजी इन द मेल पर्सन को भगवान ने दिया कि आपको ऑक्सीटोसिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको बच्चों के साथ नहीं रहना है। बच्चों के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? मदर। दैट्स व्हाई मदर हैव वेरी बिग और वेरी स्ट्रांग बॉन्ड विद द बेबी और ऑल द चिल्ड्रन। बट मेल पर्सन ऑलवेज गो आउटसाइड द होम काम करने के लिए उसको रखा है। बट फ्यू जो नास्टी मेल होते हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं और वो काम तो कर ही रहे हैं, पर जो ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन का लेवल जो है उनकी बॉडी में बार-बार एलिवेट होता है एंड दैट क्रिएट द प्रॉब्लम। सो अल्कलॉइड ड्रग क्लियर हो गया, एट्रोपिन। एंड नेक्स्ट प्लांट एट्रोपा बेलेडोना और एट्रोपस बेलेडोना जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एट्रोपा बेलेडोना और एट्रोपस बेलेडोना। द इफेक्ट ऑफ द ड्रग विल बी प्रेजेंट फॉर 4 hours if given systemic, यानी IV और रूट से दिया तो 4 घंटे IV आई, एंड इफ इट इज गिवन लोकली लाइक इन आई अगर आपने इसको दिया देन इट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा अगर आप इसको कौन से रूट से देते हैं? IV रूट से। अगर आप इसको सॉरी ओरल लोकल रूट से आप देते हैं आई के अंदर। क्लियर? आपने देखा होगा जब ऑप्थेल्मिक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो पीपल को डायलेट करने के लिए ड्रग डालते हैं। दैट ड्रग इज द ग्रुप ऑफ atropine sulfate. But if you are putting an atropine sulfate in the eyes, it will produce the effect for 3 to 5 days. Then person will be blind for 3 to 5 days. ब्लड हो जाता है विजन, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर आपने कभी एट्रोपिन डाल दिया किसी की आंखों में तो वो 5-10 दिन तक गायब निकालेगा, आपको अंधा कर दिया मुझे। क्या करेंगे फिर वहां पर? क्या डालते हैं? सो आई विल मेंशन देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ एट्रोपिन। मैं चार कुछ टाइप के एट्रोपिन के नाम लिखता हूं यहाँ पे, आपको बताना है कौन सा लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। एट्रोपिन सल्फेट, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। So these all are the types of atropine. These all are the types of atropine. Which of the atropine is having the shortest action? So the eye drop which you are using for pupil dilation, and अगर आपने कभी देखा हॉस्पिटल्स में तो that eye drop is always contain tropicamide. That eye drop is never having atropine sulfate. It's a form of atropine sulfate which is known as tropicamide, and tropicamide is a drug which having the effect for only 30 minutes, maximum 30 minutes, 15 to 30 minutes. So it will dilate the eye for 15 to 30 minutes only. Otherwise, if you put the atropine sulfate in the eyes, the eye will be dilated for the 3 to 5 days, and person never forget you. He or she will every time remember remind you that person जिसने मेरी आंखों में डाला ड्रॉप डाला था, वो आज के 5 दिन तक अंधा कर दोगे आप उसको। इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज द, सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाईएस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज atropine, then hometropine, then cyclopentolate, and then tropicamide. So shortest one is the tropicamide and longest one is the atropine sulfate for 3 to 5 days in your eyes. Clear? Next, move करें। The next one is the effect of action of atropine in various body part. इसको हटा दें। Action of atropine in your various body part, जो आपके various body part है उनमें atropine का क्या action आपको देखने को मिलेगा। So first we are discussing on the eye. So there are multiple type of action in your eyes when you are putting an atropine drop in your eyes. This is the eye, here the pupil. There are two types of muscle. So this is the first type of muscle, and here we have the second type of muscle. There are two types of muscle. One is the, this is known as the dilator pupillae, and this is known as the sphincter pupillae. Dilator pupillae which is responsible for the dilation of pupil dilation, and the sphincter pupillae which is responsible for the pupil constriction. This dilator pupillae, like these three arrows जो मैंने बात कर, they will pull the pupil and dilate them. इनको ऐसे pull करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे dilate करेंगे. So these dilator pupillae is responsible for the pupil dilation, and in the dilator pupillae there are specific type of receptor which is alpha adrenergic receptor. Alpha adrenergic receptor. And when the adrenergic receptor is stimulated, which system is stimulated? When adrenergic receptor is stimulated, sympathetic or parasympathetic? Sympathetic, and in sympathetic system the pupil will dilate or constrict? Dilate. That's why the dilator pupillae controlled by the alpha adrenergic receptor, and they will dilate the pupil. In sphincter pupillae we have the special type of receptor which is the M1 receptor. M1 is the muscarinic receptor, and muscarinic receptor are which type of receptor? Cholinergic or anticholinergic? Cholinergic or adrenergic, sorry. Cholinergic or adrenergic. So these are the cholinergic receptor, and when cholinergic receptor are stimulated, the pupil will dilate or constrict? Pupil will constrict. Pupil का क्या होगा? Constriction होगा. So we are providing a drug which is known as atropine, and atropine is a drug which bind on cholinergic receptor and block them. Anticholinergic है, means it will block the cholinergic receptor M1 which present in your eyes, and when M1 receptor is blocked, which action is blocked?
Sympathetic action or parasympathetic? Parasympathetic will blocked, and when parasympathetic block means sympathetic will overstimulated and your pupil will dilate. So that's why when we are giving atropine sulfate, it will dilate the pupils. So atropine sulfate देने से क्या होता है pupil में dilation. So पहला इफेक्ट क्या होगा आई के ऊपर? Pupil dilation. Very good. समझते बहुत जल्दी हो. Pupil dilation. In dilation there is a D, and in the spelling of mydriasis there is a D. So pupil dilation is also known as mydriasis. Meiosis spelling में E नहीं आता है. And इसी sorry D नहीं आता है और इसी वजह से meiosis dilation नहीं करता है, meiosis constriction करता है. So pupil dilation means mydriasis. Clear हो गया पहला इफेक्ट? Yes or no? But one problem. What the problem? In our eyes, there is a muscle which is known as ciliary or serious muscle or ciliary body. होता है? Which is responsible for किसके लिए responsible है? For the pupil dilation again, as well as the lens accommodation के लिए भी आपका help करेगा. So ciliary body या ciliary muscle जो है, जो cilia होता है, in our cilia, जो eye के अंदर cilia है, cilia के अंदर भी क्या होते हैं आपके same M1 receptor होते हैं. So atropine will also bind on the cilia. Cilia पे भी bind होगा. And when atropine is binded on the cilia, the ciliary muscle's function is completely blocked. And when muscle function is blocked means muscle is paralyzed. So cilia क्या हो जाएगा? Paralyzed हो जाएगा और lens काम करना बंद कर देगा. That is known as cycloplasia. So due to the blockage of M1 receptor at cilia, the second effect is known as cycloplasia. Cycloplasia का मतलब paralysis of ciliary muscles. Yes or no? So this is the second effect of atropine sulfate on your eyes. First one, pupil will dilated by blocking the M1 receptor at sphincter pupillae. Second effect, the blockage of M1 receptor at cilia will lead to paralysis of ciliary body and the person will have the cycloplasia. When person has the cycloplasia, there is a one problem. The accommodation will not there and the vision will be blurred. So person will have the blurred vision. So cycloplasia होने से क्या देखने को मिलेगा? Blurred vision. Clear? And when the pupil is dilated, the more light will enter into the eyes or less light will enter into the eyes? Pupil dilate होगा तो ज्यादा light अंदर जाएगी या कम? अभी तो बताया था dim light में pupil dilate क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा light enter कहां नहीं है. So when pupil is dilated, the light which is entering your eyes will be more, and when there will be more and more light entering into your eyes, your eye will work normally or abnormally. सन की तरफ देखो, ऐसे पे देखो कैसे आंखें काम करती नॉर्मली है. मैं करी नॉर्मल. Why? Because there is a high amount of light will enter in your eyes and you will have abnormal sensation. That abnormal sensation is known as photophobia. So what problem will there? Third effect is photophobia. Clear हो गया? So actually we are trying to dilate the pupil to look more beautiful, but the reality is that when we are putting atropine in our eyes, the pupil will dilate, but your vision will be blurred. You are searching the person where they seated. You are thinking that I am looking more beautiful, but your vision is blurred. More and more light is entering your eyes and you will be photophobic. You are afraid about your eyes and आपको लग रहा है I am looking more beautiful. So concept लगता है कि वो beautiful हो रहा है, पर problem आपको क्या लगेगा? ज़्यादा photophobia, blurred vision. 4 दिन तक अगर atropine डाला तो 5 दिन तक दिखना बंद हो जाएगा. So these all are the effect of atropine on your eyes. Clear हो गया? कितने effect बताए मैंने? 3 effect. तीनों clear? चलो next. Mydriasis होता है, clear हो गया? कैसे होता है समझ में आ गया? Mydriasis, cycloplasia clear हो गया? And photophobia clear हो गया? तीनों clear? चलें आगे? Next. Use in eye. आंखों में हम कहाँ use कर सकते हैं? So in our eyes, when you required to check the refractive errors, आपको रिफ्रैक्टिव एरर चेक करना है, लेंस का शेप देखना है, तो उसके लिए लेंस को एक जगह रखना पड़ेगा और साइक्लोप्लेजिया करना पड़ेगा, पिपल को डायलेट करना पड़ेगा, तभी अंदर देख पाएंगे और उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? एट्रोपिन. सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, when you require retinoscopy or when you require fundoscopy, at that time you require the pupil dilation, and for these all purpose we use the atropine sulfate in eyes. So these all are the action of atropine in your eyes. Blood as bait. जानते हो? When you are putting atropine in your eyes, the very common line used by few लोग ऐसे बताते हैं लाइन है, तो एक लाइन दी गई थी blood as bait. Atropine produce blood as bait. Bait means जानते हो? वो ऐसे रात में उड़ने वाला क्या होता है? बेट यानी क्या होता है? चिमगादड़. चिमगादड़ रात में दिखता है क्या दिन में? सो दिन में क्यों नहीं दिखता है? उल्लू अलग है. ब्लड इज बेट का मतलब चिमगादड़ पूरे से ब्लैक सिर्फ रात में यानी अंधेरा ही अंधेरा वाली बात करता है वो, और इसलिए हमारा आंख का विजन भी कैसा हो जाएगा? ब्लड चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा, चिमगादड़ की तरह काला काला अंधेरा चारों तरफ, उससे कंपेयर किया गया. नेक्स्ट, atropine in your glands. So in our gland we have a special type of receptor again, M1 receptor, and these glands, और gland में कौन से receptor है? M1 बताओ, मैंने बता दिया था M1 होते हैं, M2 M3. और M1 M2 M3 M4 M5 चारों पांचों बताए थे मैंने. M1 is mainly present in your GIT, M2 heart, M3 in your glands, exocrine gland लिखवाए थे, smooth muscle. So M3 receptor होते हैं कहाँ पे? Gland के अंदर. So when we give atropine sulfate to the person, it will block the M3 receptor in our glands. When M3 receptor is stimulated, the gland will produce the secretion. जब M3 receptor stimulate होगा तो gland क्या करेगी? अपने secretions को produce करेगी, secretion secrete करेगी. When we block the M3 receptor, gland will not produce any secretion. Gland will not produce any secretion. So what happens? See, there is a gland within your eyes which is responsible for the production of tears. Which gland? Lacrimal gland or lacrimal gland. So when the lacrimal gland is blocked, it will not produce any tears. So decrease tears, and when tears production is decreased, the eye will dry, which is known as xerophthalmia. So this is the one problem. Person will have the xerophthalmia. In our oral cavity, there is a gland which is known as
salivary gland, and when the salivary gland is blocked, they will decrease the saliva, and when saliva is decreased, the person will have xerostomia, dryness of mouth, xerostomia. In our nose की बात करें, nose के अंदर भी secretions प्रोड्यूस होते हैं. There is no specific gland, but these are the gland. Nose ये gland ही है, बहुत सारे secretions आते हैं. So nose में जब gland है वो भी क्या होगी, block हो जाएगी, तो nose के secretions भी क्या हो जाएंगे, decrease nasal secretion. Sweat gland होती है, that will also block, and your sweat will also decrease sweat, and when sweat is decreased, known as क्या बोलते हैं, anhydrosis, decrease sweating, that is known as anhydrosis. So these all are there, और other glands जो भी है body में, जो भी सारी glands है, सबके function क्या होंगे, like in your GIT, all the secretion will reduce. In our other endocrine gland, all the secretions will reduce. All the secretions producing cell will reduce their secretions by the effect of this atropine sulfate. Clear? That's why in some cases, like if the person is having drooling of saliva, excessive drooling of saliva, then we will give a spray of atropine sulfate. We will go for the spray of atropine, so drooling of saliva will be treated. When you are having excessive nasal secretion, you will give spray of nasal sprays are there. Otrivin and these are the sprays आपने देखा होगा. These all contain atropine, and when you give the spray, the secretion will reduce and your nasal block will be open. Secretion will reduce. जो running nose होता है वो ठीक हो जाता है. So ये हम use करते हैं. Before operation theater, before in OT, we will give atropine to reduce the GI secretions. So risk of aspiration will reduce. तो ये सारे हम use करते हैं. In case of excessive secretions from the respiratory system, we will give the nebulization of atropine sulfate. So your secretion will reduce in your respiratory system also. Yes? तो यहाँ क्या लिखा देखो, हैं? Anhydrosis, ANHYDROSIS. N ये समझ नहीं आ रहा है, इतना गंदा लिखता हूँ मैं. अरे यार, मेरी हैंडराइटिंग को खराब कर दिया आप लोगों ने. Anhydrosis नहीं आया समझ में. पहले मैं ऐसे लिखता था, ANHYDROSIS. जब ऐसे लिखता था तो मैं सिर्फ साइकेट्री की पढ़ा पाता था 6 महीने में, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम मुझे पहले पेपर नहीं थी, तो इसी पे लिखता था और सिर्फ साइकेट्री की पढ़ाता था, और वो पूरी होने में 6 महीने लगते थे. फिर बाद में मैंने इसको चेंज किया ऐसे, कितना बड़ा होने के बाद सीखा मैं सारा. मैं पूरे ऐसे घर पे वो बुक लाके ऐसे किया मैंने, तब जाके ऐसे हुआ, और उसको आप लोगों ने खराब कर दिया है. कोई नहीं, फिर भी मैं लिखूंगा तो ऐसे ही, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच टाइम. डिक्रीज सिक्रेशंस हो गया. नेक्स्ट यूजेस एलर्जिक राइनाइटिस, रनिंग नोज, और इन प्री ऑप पेशेंट फॉर द डिक्रीज जीआई सिक्रेशंस ड्यूरिंग सर्जरी. सिक्रेशंस को कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. ड्राई एज डेजर्ट, रेगिस्तान होता है उसकी तरह सूखा कर देती है ड्रग. तो थर्ड है जाता है आपका क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन. सो दिस इज अननोन एटियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस एट्रोपिन सल्फेट, जो अभी तक पता नहीं चला. ये एक अननोन एटियोलॉजी है. As we know that atropine sulfate will stimulate the sympathetic system, and in stimulation of sympathetic system the vessel will be constricted, but all the vessel will be constricted, but the vessel which is present and the terminal end which is known as cutaneous vasovessels, जो आपके last terminal part होती है, that will dilate due to the effect of atropine. और इसका etiology अभी तक unknown है, अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है. Only one hypothesis is there: if these cutaneous vessels are constricted, then the blood supply of this peripheral part will be decreased and this part will undergo the necrosis. So as a compensatory mechanism, all the vessel will constrict, but these cutaneous vessels will dilate, and it will increase the blood supply in your cutaneous vessels part, like in your face, and person will look like a red flushing face is there when you are giving atropine. Person will having a red flushed face, टमाटर की तरह लाल face हो जाएगा. So flushing will be there. Clear? Next, the respiratory. So in respiratory system, when the system which is known as the sympathetic system is stimulated, that will cause bronchodilation. In GIT, the peristalsis will decrease, all the secretion will decrease, and in bladder, the detrusor muscle which also having the नहीं है. detrusor muscle जो हम बात करें यहाँ पे, so in your heart, the effect of atropine is very important to understand, because it also produces the bradycardia and it also produces the tachycardia. आज दिन तक आपने यही पढ़ा होगा, when we are giving atropine sulfate, it will produce the tachycardia, or it will increase the heart rate, but it also decrease the heart rate. कैसे करती है देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं. So the last one is the heart, and it at lower dosage it produces bradycardia, and at higher dosage it produces the tachycardia or increase the heart rate. So you really want to know the mechanism or just enough to write? जानते हैं, चाहते हैं? Very good.
सो हार्ट के अंदर क्या होता है देखें और समझते हैं उसके पूरी पैथोफिजियोलॉजी को. दिस इज द ब्यूटीफुल फोर्थ चेंबर एंड दीज आर द टू स्पेसिफिक नोड. जानते हो कुछ होती है ऐसे कुछ, क्या होती है? ऐसे नोड एंड एवी नोड. आई डोंट नो अबाउट दैट, यू नो वेरी वेल. नाउ ये इधर से क्या है आपका फाइबर जो मैसेज लेके आएगा, नर्व फाइबर जो न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है. एंड एट दिस पॉइंट ये आपका सेकंड न्यूरॉन यहां से आ जाएगा और मैसेज लेके जाएगा. सो इन दिस पार्ट एट द जंक्शन पॉइंट हियर द टाइप ऑफ रिसेप्टर व्हिच इज नोन एज M1 रिसेप्टर. जो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वहां पे कौन सा रिसेप्टर है? M1 रिसेप्टर. एंड दिस area where the post synaptic neuron is there, at this level we have the M2 receptor. In heart we have the M2 receptor and in presynaptic area we have the M1 receptor. याद रहेगा? The thing which you remember that M1 receptor is responsible for the control of release of ACH. Acetylcholine के release को control कौन करता है? M1 receptor. Like हमने पढ़ा था, याद होगा, in our bacterial cell there is a autolysin enzyme which is responsible to kill the or destroy the bacterial cell membrane, and this autolysin is controlled by a autolysin inhibitor enzyme, same like the M1 receptor which is responsible for the release of acetylcholine neurotransmitter. If acetylcholine is released in high amount then it will bind on the M3 receptor more. acetylcholine जब ज्यादा होगा तो M3 पे क्या होगा? ज्यादा बाइंड करेगा. और जब acetylcholine ज्यादा बाइंड होगा तो कौन सा सिस्टम ओवर स्टिमुलेट करेगा? acetylcholine कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? अरे पढ़ा तो दिया मैंने. पैरासिम्पैथेटिक. acetylcholine in parasympathetic and आपका adrenaline noradrenaline जो हमने पढ़े थे, these are the sympathetic. When acetylcholine is very high amount then it will stimulate your parasympathetic at very high level, and when parasympathetic is very stimulated at very high level then it will produce bradycardia, decrease the heart rate. parasympathetic का काम क्या है? heart rate को कम करना. sympathetic काम heart rate को बढ़ाना. so इस impact को prevent करने के लिए to decrease to control the release of acetylcholine we have a type of receptor which is known as M1. clear? and M2 तो आपका ही muscular receptor जिसके ऊपर आपका acetylcholine bind करेगा और आपकी heart rate जो है वो control होगी. now when we are giving atropine to this person, you are giving atropine. if you are giving atropine at low doses, atropine जो है अगर आपने low dose में दिया, at the lower doses atropine has the less power. जब हम इसको कम डोज में देते हैं तो एट्रोपिन के पास पावर क्या होगा? कम होगा. एंड एट द लो पावर एट्रोपिन इज ओनली एबल टू ब्लॉक द M1 रिसेप्टर. आपने पढ़ा होगा एट्रोपिन इज नॉन सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग, हमने पढ़ी थी, याद है? नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करनिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. इट कैन ब्लॉक एनी रिसेप्टर. जब हम एट्रोपिन को लो लेवल पे प्रोवाइड करते हैं तो इसके पास पावर क्या है? इट कैन ओनली ब्लॉक द M1 रिसेप्टर. इट इज नॉट एबल टू ब्लॉक द M2 रिसेप्टर. सो ओनली M1 इज ब्लॉक्ड. M1 का काम क्या है? एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कंट्रोल करना. नाउ M1 यानी पिताजी नहीं रहे. पिताजी नहीं रहे तो ये क्या हो गया? Uncontrolled. And when this part is uncontrolled then the release of acetylcholine will also uncontrolled. And जब uncontrolled acetylcholine release होगा, when amount of the acetylcholine is very high, this will bind on the M2 receptor in very high amount and this will increase the activity of M2, यानी cholinergic activity जो हम बात कर रहे हैं वो increase हो जाएगी और उस कंडीशन में parasympathetic और stimulate करेगा और पैसे में क्या हो जाएगा? bradycardia. clear? To prevent this effect atropine is not given at low doses in any condition. हम कभी भी atropine को 0.6 mg से कम प्रोवाइड नहीं करते. Always give 0.6 mg to the patient to prevent this effect. Now if you are giving at moderate doses or higher doses, this amount of the atropine is able to block M1 as well as the M2. It blocks the M1 as well as M2 both. When M1 is blocked, there will be high amount of release of acetylcholine. But this M2 is already blocked, so acetylcholine जाके bind नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसिव रिसेप्टर क्या है? ब्लॉक है. और जब आपका मस्कुलिन रिसेप्टर या कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी वो हाई होगी और हार्ट रेट क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज. सो पर्सन विल हैव द टैकीकार्डिया. क्लियर? यस. लो डोज और हाई डोज. लो डोज पे सिर्फ एक ही रिसेप्टर को ब्लॉक कर पाएगा इसलिए एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाएगा. हाई डोज पे दोनों को ब्लॉक करेगा इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन ज्यादा है फिर भी वो वर्क नहीं कर पाएगा और आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज. दिस इज द एट्रोपिन सल्फेट. The last अगली ड्रग केटेकोलामाइन. क्या है? लिखना है? लिखा तो कुछ है ही नहीं मैंने. तो एट्रोपिन क्लियर हो गया? अरे कुछ समझ आया? एट्रोपिन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना ब्यूटीफुल लेडी टू दिस कांसेप्ट. यस. मूव करें. नेक्स्ट द सेकंड और द लास्ट ड्रग इन आवर फार्मा विल डिस्कस दैट इज द केटेकोलामाइन. व्हिच ग्रुप ऑफ ड्रग इज नोन एज केटेकोलामाइन? कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग को केटेकोलामाइन बोलते हैं? क्या करें अब? क्वेश्चन आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केटेकोलामाइन? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉरपेनेफ्रिन, डोपामिन. आप आंसर नहीं दे पाओगे. So there are three group of drug, or there are three drug which is known as the catecholamine, that is adrenaline, norepinephrine, noradrenaline and the dopamine, commonly known as catecholamine. So we'll discuss about this drug one by one. Catecholamine, adrenaline, noradrenaline and dopamine. Adrenaline which is also known as epinephrine and noradrenaline which is also known as norepinephrine या norid जिसको आप बोलते हैं, norid और norepinephrine, norid और norepinephrine, और इसको हम बोलते हैं ADR. In short it is known as ADR. Dopamine तो dopamine ही होता है. Yes. Dopamine will discuss in Parkinson disease. So सब बात किसी करेंगे हम यहाँ पे एड्रेनालिन. ओके, पहले इसका मेटाबॉलिज्म लिखा है कि केटेकोलामाइन का जो मेटाबॉलिज्म होता है केटेकोलामाइन का उससे क्या होता है, क्या बनता है, कितना होता है. सो टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन योर बॉडी, वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली इवैल्यूएट द न्यूरोट्रांसमीटर इन योर बॉडी.
आप न्यूरोट्रांसमीटर को डायरेक्टली ब्लड सैंपल के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन आवर brain and we are taking sample as blood and we are not able to calculate or measure the exact amount of these neurotransmitter. So to calculate the amount of these neurotransmitter we will go with a metabolite end product of these neurotransmitter. जो इनका end product होता है उसको हम मेजर करते हैं and the end product of catecholamine is that is VMA, vanillic mandelic acid. VMA is an end product of catecholamine. So यहाँ हम देखेंगे adrenaline और catecholamine, यहाँ पे आप adrenaline की जगह क्या लिख सकते हैं, catecholamine लिख सकते हैं, तीनों का यही बनेगा catecholamine. Metabolized in vanillin mandelic acid VMA in the presence of the enzyme COMT, that is catechol O methyltransferase and MAO. What is MAO? Monoamino oxidase. तो बताया था मैंने पहले. The rate normal VMA production is 4 to 8 mg per day. If the normal level 4 to 8 which is less or high, like 4 to 8 से ज्यादा है, then it is indication that you have the high amount of the catecholamine. If it is level is low, then we will say less amount of catecholamine present in our body. तो VMA का लेवल आप देख सकते हैं. कुछ डिजीज आप पढ़ेंगे like schizophrenia. स्किज़ोफ्रेनिया में टेस्ट होता है डायग्नोसिस करने के लिए, वीएमए टेस्ट करते हैं बिकॉज़ इन स्किज़ोफ्रेनिया डोपामिन लेवल इज वेरी हाई और हम वीएमए का लेवल देखें तो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. इन केस ऑफ थियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, कैटेकोलामिन का लेवल ज्यादा होता है, सो वीएमए लेवल विल बी वेरी हाई. इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज डोपामिन विल बी लो एंड यू विल सी द वीएमए लेवल इज वेरी लो. सो ये मार्कर है जो हम यूज करते हैं जब भी डिजीज को डायग्नोस करने की बात करते हैं. क्लियर, 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 मूव करें. यस. सो नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, उसके बाद आपका फार्मा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बेसिक फार्मा जो विद एंटीबायोटिक कंप्लीट होगा. बाकी सिस्टमिक फार्माकोलॉजी हम सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, लाइक इन नर्वस सिस्टम, इन रीनल सिस्टम, इन ऑन्कोलॉजी. आई विल टीच यू सेम टाइप ऐसे ही पढ़ेंगे हम सारा ड्रग और उसका मैकेनिज्म और सब कुछ. बाकी अदर जो है सिस्टम जो सर पढ़ाएंगे उनके साथ सर आपको पढ़ाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द एड्रेनालिन, एडीआर. These are the drugs with action similar to the sympathetic stimulation. कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करती है एडीआर? सिंपैथेटिक. इट्स एन इमरजेंसी ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरली इन आवर बॉडी बाय द एड्रिनल मेडुला. जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है दैट इज नोन एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड मेडुला. प्रोडक्शन बॉडी में कहां से होता है, आंसर होगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला. इट इज आल्सो नोन एज व्हिच टाइप ऑफ हार्मोन, कौन से टाइप का हार्मोन है ये, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, कौन से टाइप के हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाले हार्मोन. और वी कैन से दीस आर द इमरजेंसी हार्मोन्स. जब आपको इमरजेंसी है तो आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन आएंगे, these three hormone will be very high. They will provide you extra support, extra fuel, extra energy, everything जो आपको चाहिए. जब कुत्ता पीछे भागता है तो यही हाथ आते हैं आपके साथ में, बाकी कोई पीछे नहीं होते. वहां पे होता है आप बैठ गए, अब मैं भाग नहीं सकता, कुछ भी हो जाए अब तो उठूंगा भी नहीं यहाँ से, और फिर पता चला नीचे सांप है, आप डबल स्पीड से भागेंगे वहां से. कैसे आई वो पावर एनर्जी, तो वो कौन लेके आता है, ये इमरजेंसी आ गई, अब भागना ही पड़ेगा, तो फिर आएगा एडीआर. नेक्स्ट, pharmacokinetics orally not suitable because it not absorb and it destroy by the gastric acid. It can be given subcutaneous IM or IV. Cannot cross the blood brain barrier. ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता, इसलिए प्रेगनेंसी में भी आप दे सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है तो. मेटाबोलाइज बाय अभी बताया था COMT और MAO, catechol O methyltransferase or the monoamine oxidase enzyme. Every time in the exam, adrenaline MCQ is asking, I think last from 5 to 6 exam. हर एक एग्जाम में एड्रेनालिन का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने ध्यान दिया, देखा, एग्जाम दिया है तो. So multiple time the question is asking on the dose of this adrenaline. बार बार इसका क्या आता है, dose ratio पूछते हैं, 1:1000 and 1:10,000 and 1:1 लेकर. Every time they are asking about this ratio. So what will be the normal ratio of adrenaline? So you remember, first according to the age group, if any type of emergency is there and you are giving atropine sulfate in child or in adult, then the dose will be different. In adult the dose is 1:1000, that is for adult, and 1:10,000 in children. This is an emergency situation, but we will have आगे अगली स्लाइड पे लिखा हुआ, मैं सारा दिखाता हूं अभी. ये लिख लिया. नेक्स्ट, एक्सेशन तो ठीक है, छोड़ो, किडनी को रहने दो. So in case of anaphylactic shock, use bronchial asthma, cardiac arrest or prolong the duration of local anesthetic. पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी. लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए मिक्स करते हैं, बताया था. इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट समटाइम एट्रोपिन कैन बी गिवन इंट्राकार्डियक, आईसी. इंट्राकार्डियक है, सीधा देखा है, लगाया किसी ने, नहीं लगाया. इंट्राकार्डियक इंजेक्शन कैन बी गिवन इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट. लाइक वो एक मूवी था, कौन सा मूवी का नाम मैं भूल जाता हूं, पर सीन मुझे याद रहता है, जहां पे उसको बहुत पीटता है रितेश देशमुख को, फिर वो मर जाता है, फिर वो नर्स को बोलता है इसको जिंदा करके इंजेक्शन लगा, फिर वो नहीं लगाती, फिर वो पकड़ के ऐसे लगाता है, उड़ जाता है. हाँ, एक विलन देखा है, नहीं देखा, उसमें वो हॉस्पिटल में उसको मारता है, नहीं देखा, भूलिए आप लोग. फिर मारते मारते वो मर जाता है, फिर वो बोलता है इसको मरना नहीं है, मैं इसको रोज मारूंगा पर ये वापस मर के जिंदा होगा, रोजाना इसको मार मार के मैं जिंदा करूंगा, इसको मरने नहीं देना है, इसको रोज मारना है. और फिर वो लगाता है कौन सा, इंट्रा. वहां तो ऐसे दिखाते हैं, फिल्म है वो तो, पर मैं बता रहा हूँ इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन हम लगा सकते हैं. नेक्स्ट, नीचे क्या लिखा हुआ है, एपिस्टैक्सिस. क्या लिखा है, एपिस्टैक्सिस मींस नेजल bleeds for the vasoconstriction effect. locally हम प्रोवाइड करते हैं नोज के अंदर. एपिस्टैक्सिस इन केस ऑफ नेजल ब्लीडिंग टू स्टॉप द ब्लीडिंग फॉर द vasoconstriction पर्पस. वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट,
administration and preparation. So anaphylaxis soak 0.3 to 0.5 ml, preparation 1 mg per ml, or we can say 1:1000, that is for adult. जब इमरजेंसी सोक वाली सिचुएशन है तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, 1:1000 मींस इन 1 ml दैट अमाउंट शुड बी 1 mg, यानी 1000 जो मिलीग्राम माइक्रोग्राम हम पढ़ते हैं वो आपका होना चाहिए 1 ml के अंदर. 1:1000 आपका रेशो बनाना है. इन केस ऑफ सीपीआर 0.1 mg पर ml, जब आप सोक में लगा रहे हैं तो 1:1000, और जब आप सीपीआर दे रहे हैं तो 1:10000. एंड द सेम कंसंट्रेशन आप किसके लिए यूज करेंगे, आप इसका लिख देंगे 1:10000 फॉर चाइल्ड. ये हो गया सीपीआर के लिए दोनों में. नेक्स्ट फॉर द लोकल एनेस्थीसिया हमने बताया था, जब हम एडीआर के साथ मिक्स करते हैं, लिग्नोकेन और एडीआर मिक्स करते हैं, तो वहां क्या प्रिपरेशन रखेंगे अपन, 1:1 लेक, दैट इज फॉर लोकल एनेस्थीसिया. तो सिंपली याद रहेगा अभी 1:1000 and 1:10000 in emergency, like in shock condition, or in case of CPR, the dose for the ADR is 1.1 mg per ml, that is 1:10,000 for both adult or child. Next, the last one, side effect. Clear? Clear है? वो करें? Next. तो टेस्ट के लिए जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है उसके बाद से जो भी टॉपिक है उन सबको आप अच्छे से पढ़ें यहाँ तक लास्ट, और जो भी एमसीक्यू जाएंगे उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. लास्ट टेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या कमी थी, उस पर वर्क करें और इस टेस्ट में वो गलती वापस ना करें, और आपके मार्क्स जो है इस बार ज्यादा आने चाहिए एज एक्सपेक्टेड. जो आपके उससे आपके अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं. यस, मूव करें. द लास्ट वन इज adverse effect are the tachycardia, palpitation and hypertension. So this is the end of our adrenaline, or this is the end of our basic pharma with antibiotics. We'll discuss about the remaining pharmacology like systemic according to system. Like I will teach you the old drug in renal system like diuretics, and in our nervous system I will teach you all the drug related to the brain or the nervous system, and in our oncology I will teach you the whole chemotherapeutic drug, as well as बाकी तो सब्जेक्ट जेनेटिक्स में कोई ड्रग ही नहीं, और कुछ होगा तो वो भी हम देख लेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मा. फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो भी सिस्टम है उसके साथ में. तब तक कंटिन्यू मेहनत करें, पढ़ते रहें, टेस्ट में अच्छे नंबर आए इस बार, ऐसा सब मेहनत करें. थैंक यू. यस, व्हिच वन? ये